नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते आते एक तरफ राजनीतिक दलों में जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज हो गया है और इसके साथ ही सत्ता पर काबिज होने की कोशिशें भी बढ़ गई हैं। वहीं दूसरी तरफ ये कयास भी लगने लगे हैं कि इस बार किस राज्य में कौन से दल की सरकार बनेगी। ऐसे कयास हमेशा से ही राजनीति में लगते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन कयासों को एक नए नाम के साथ या कहें तो इन कयासों को एक नया नाम मिल गया है और वो नाम है ओपिनियन पोल। बहुत से राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार और जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता अक्सर हालात को भांपकर या जनता के बीच जाकर यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि इस बार कौन सा दल या कौन सी पार्टी सत्ता पर काबिज होगी। इसी कोशिश को और वैज्ञानिक तरीके से सामने लाया जाता है, जिसे ओपिनियन पोल कहा जाता है। देश में इस वक्त बहुत सी चुनावी सर्वे एजेंसियां हैं जो ये काम कर भी रही हैं और इन एजेंसियों के ओपिनियन पोल हमेशा ही सच साबित हो ये जरूरी नहीं होते हैं। फिर भी एक अनुमान लग जाता है कि हवा का रुख इस बार किसकी तरफ है, किसकी ओर है। लेकिन अब इस पर भी आपत्ति दर्ज होने लगी है दोस्तों। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां भाजपा को कड़ी टक्कर दे रही समाजवादी पार्टी ने ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की मांग चुनाव आयोग से की है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिख करके कहा है कि कई न्यूज चैनलों के ओपिनियन पोल से मतदाता भ्रमित हो रहे हैं और इस वजह से चुनाव भी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसा किया जाना आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह से यानी खुला उल्लंघन है। प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल को रोका जाना बहुत जरूरी है। तो क्या ओपिनियन पोल को बंद किया जाना चाहिए? क्या ओपिनियन पोल बंद होने से चुनाव निष्पक्ष हो जाएंगे? क्या ओपिनियन पोल रोकने की जगह जनता को जागरूक नहीं किया जाना चाहिए? तो दोस्तों, कई सवाल हैं आज और इन सवालों के साथ आज चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन इनके साथ साथ बहुत सारे तथ्य दूसरे भी हैं। ओपिनियन पोल तो एक मुद्दा है ही, इसके अलावा जो इंटरव्यू होते हैं उन इंटरव्यूज में क्या कुछ होता है। और इंटरव्यूज की बात इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव ने अभी एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान का, उनसे जब पत्रकार ने पाकिस्तान का जिक्र किया कि आप पाकिस्तान को लेकर के क्या कहेंगे, तो इस पर उनका जो बयान था, उस बयान के बाद अखिलेश यादव ने कहा सीधा कि पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। इस पर भी बवाल मच गया और बवाल मचाने वाला कौन है आप जान सकते हैं, बीजेपी है जो बवाल मचा रही है। और क्यों ना हो, क्योंकि मुद्दा हिंदुत्व पाकिस्तान ना रहे तो फिर बीजेपी चुनाव लड़े कैसे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। और उत्तर प्रदेश में तो इस वक्त बीजेपी मुद्दा विहीन दिखाई दे रही है। तो इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा और भी चर्चा, जिसमें ओपिनियन पोल को लेकर के भी बीजेपी का क्या कहना है यह भी समझेंगे। तो बहुत कुछ, और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए। तो इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ पत्रकारों का, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आइए आप सबसे परिचय करवाऊं। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़ गए हैं। जयशंकर जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथी पुष्परंजन जी, और सीधे रायपुर से जुड़े हुए हैं हमारे साथी और हमारे पॉलिटिकल एडिटर दीपक पाचपोर जी। हमारे साथी वरिष्ठ पत्रकार राहुल लाल जी जुड़े हुए हैं। आप सब अच्छी तरह से परिचित राहुल लाल जी से। और हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हमारे साथ। 5 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल और साथ में मैं और साथ में आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक, जो इस वक्त आप सब जानते हैं कि चर्चा जो है वो हम ओपिनियन पोल और ओपिनियन पोल के अलावा आप समझ सकते हैं दोस्तों कि क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि ओपिनियन पोल तो एक मुद्दा है, एक मसला है, लेकिन सामने चुनाव है और चुनाव है तो बातें तो होंगी ही। क्योंकि 159 सीटों पे पहली लिस्ट समाजवादी पार्टी की भी आ गई है, जिसमें पहला नाम
अखिलेश यादव का है। क्या अभी तक लिस्ट इसलिए रोक कर रखी थी कि अखिलेश यादव का नाम आता है या नहीं, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अखिलेश यादव का नाम सबसे ऊपर है और जैसा कहा जा रहा था कि वो करहल से लड़ेंगे, वहीं से लड़ रहे हैं। इनके अलावा और भी कई नाम है। एक चौंकाने वाला नाम जो छूटा हुआ दिखाई दे रहा है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे का है, उनका नाम उसमें नहीं है। तो ये लिस्ट भी थोड़ी देर बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे, बताएंगे कि कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं, कौन नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन वही सारे नाम जो पहले से कहा गया था, फर्स्ट लिस्ट जो अब तक आ जानी चाहिए थी, वो लिस्ट आज आई है। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी के लिए। चर्चा को आगे बढ़ाएं और ओपिनियन पोल पर चर्चा करें, लेकिन उससे पहले जरा भारत और पाकिस्तान की चर्चा कर लेते हैं। और भारत पाकिस्तान की चर्चा यहां इसलिए लाजिमी है क्योंकि भारत और पाकिस्तान की बात, और इस चुनाव में जैसे थोड़ी देर पहले भी कह रहा था कि अगर पाकिस्तान की बात ना हो तो फिर दाल कैसे गले, हमारी नहीं भाजपा की। आइए सुन लेते हैं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, अखिलेश यादव को कैसे घेर रहे हैं। आइए सुनते हैं। मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है। दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं? आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, यह तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। राहुल लाल जी, मुझे तो हंसी आ रही है सुन करके कि पाकिस्तान से लेकर के जिन्ना तक पहुंच गए और जिन्ना जितनी बार अखिलेश यादव ने नाम नहीं लिया होगा उससे ज्यादा बार तो संबित पात्रा ले रहे हैं नाम। थोड़ा आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा, फटाफट सबकी प्रतिक्रिया, और उसके बाद ओपिनियन पोल पे भी चर्चा, क्योंकि हमारा मुख्य मुद्दा आज ओपिनियन पोल है और ओपिनियन पोल पर चर्चा लाजमी है। लेकिन चूंकि ये बात लगातार चल रही है, हमारे दर्शक जो समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, क्योंकि कई जगह इस पर चर्चा सुबह से चल रही है, हम भी सोचते हैं कि हमारा क्या मत है, हमारे क्या विचार हैं, ये भी लोगों तक पहुंचे। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी बिना पाकिस्तान को लेकर चुनाव नहीं लड़ सकती। उत्तर प्रदेश में जब इस समय के 8 वर्ष अब केंद्र सरकार के भी पूरे होने जा रहे हैं, 5 वर्ष आपने उत्तर प्रदेश में पूरा किया, डबल इंजन की सरकार थी, तो आपको अपने उपलब्धियों की गिनती करानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज जबरन जो है कि संबित पात्रा ने पाकिस्तान को घुसाया है, देखिए इसमें कहीं से भी अखिलेश यादव शामिल नहीं थे। उन्होंने देखिए वो एक बार बयान दिया, उस बयान को जैसा आपने कहा भी कि वो एक बार दिया तो 1 लाख बार भारतीय जनता पार्टी जिन्ना का जॉब कर रही है। और ये सारे दर्शक हम लोगों के जानते हैं। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे मसलों को भी अगर किसी ने पाकिस्तान से जोड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी है। 3 घटनाओं का केवल जिक्र होना चाहिए यहां पे। देखिए, एक तो उड़ी का हमला, देखिए वो हम लोगों को याद है अभी भी कि 31 सितंबर 2016 में वो घटनाक्रम हुआ था। आप उसके बाद, चूंकि उसमें उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तो आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया,
आप पुलवामा अटैक के घटनाक्रम को देखिए, 14 फरवरी 2019 का घटनाक्रम था वो। और उस समय चूंकि लोकसभा चुनाव बिल्कुल सामने में था, और उस समय भी आपने जो है कि जोरदार स्ट्राइक किया, उसमें एयर स्ट्राइक किया उस टाइम पे। लेकिन एक घटना फिर से ध्यान देना आवश्यक है, पठानकोट का मामला जो 2 जनवरी 2016 को होता है। आप पठानकोट का समय देखिए, दर्शकों को बहुत ध्यान देना आवश्यक है कि उस समय भी आतंकवादी हमला होता है, और उस समय सरकार की प्रतिक्रिया उन दोनों घटनाओं से बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि उस समय कोई चुनाव नहीं था। आपने उस समय आईएसआई को बुला के, पहली बार एक तरह से हम लोग देखें तो आईएसआई को बुला के जो है कि हम लोगों ने पठानकोट की हमारी सरकार ने जांच करवाई। तो स्पष्ट है कि सरकार की प्राथमिकता में जबरन पाकिस्तान का प्यार किनको है, समाजवादी पार्टी को पाकिस्तान का प्यार है या भारतीय जनता पार्टी को प्यार है। अभी हम लोगों को याद है, राजीव जी, आपके कार्यक्रम तो उस समय में डिबेट में शामिल भी था, जब पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन हो रहा था, प्रधानमंत्री जब वहां पे जो है कि जब वायुसेना के विमानों को उड़ाया जा रहा था, तब भी भारतीय जनता पार्टी, देखिए वो चीन के सीमा के पास का जगह था, चीन का नाम नहीं लिया जा रहा था, तब भी तमाम बीजेपी के लोग कह रहे थे कि इससे हम लोग चीन के उस छोर से, वहां से वो जवाब किसको दिया जाएगा, पाकिस्तान को जोरदार जवाब दिया जाएगा। और आज आप देखिए, जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से भी हमला करवाया जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर दावा कर रहे हैं कि नहीं, हमारे पास मैसेज आया था उस समय जब मैं सरकार बना रहा था, पाकिस्तान की तरफ से मैसेज आया था कि नहीं, आपको सिद्धू को शामिल करना पड़ेगा मंत्रिमंडल में। अब आप बताइए कि ये बात है, कब तो वो सरकार बनी थी। आज वो जब सुबह में पहले संबित पात्रा खुलासा करते हैं, पूरे घटनाक्रम का क्रम देखिए, संबित पात्रा लेके आते हैं, फिर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह भी लेके आ जाते हैं कि हमारे ऊपर 2 तरफा दबाव बन गया था, सोनिया गांधी का दबाव था और पाकिस्तान का दबाव था। तो ये चीजें स्पष्ट है। अगर आपको पाकिस्तान से ऐसा कोई संदेश आया था, तब आपने उस समय क्यों नहीं कहा इस चीज को लेकर, आपने उस समय स्पष्ट नहीं किया। और ये भी आप बताइए कि वो मैसेज किस रूप में था, वो मैसेज भी जनता के सामने सार्वजनिक कीजिए। तो पाकिस्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी, चूंकि देखिए तमाम मुद्दे पर जब ये असफल होते हैं, अभी इससे हम लोग जान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं हम लोगों के सामने में है कि वो चुनाव प्रचार करने के लिए क्षेत्र में जा रहे हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता उन्हें चुनाव प्रचार करने के लिए नहीं दे रही है, उनको खदेड़ा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। ऐसे स्थिति में वो लोगों का फिर से ध्यान बांटने के लिए अपने पूरा पाकिस्तान पे पहुंच गए हैं। बिल्कुल, पाकिस्तान 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 और पाकिस्तान के साथ जिन्ना जिन्ना जिन्ना, ये रट आखिर बीजेपी क्यों लगा रही है? क्या ये हमला सीधे समाजवादी पार्टी पर है या एक मुद्दा जो है वो लेने की, क्योंकि मुद्दा विहीन बीजेपी अभी दिखाई दे रही है, वो अपने पाले में लेने की कोशिश है। इससे शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन चर्चा जो हमारी मुख्य बात आज होनी है वो है कि ओपिनियन पोल पर क्या रोक लगनी चाहिए। जरा ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है कि मुद्दा विहीन भाजपा जो है वो, उसे ना पाकिस्तान मिल पा रहा है ना जिन्ना, और अगर चीन का नाम आता है तो बिलबिला जाती है भाजपा। क्यों आखिर? इन सवालों के साथ ही शुरुआत कर रहे हैं। अभी राहुल लाल जी को आप सुन रहे थे, अमलिंदु उपाध्याय जी आपसे सुनना चाहूंगा कि क्या कुछ कहेंगे कि, और बहुत सही बात अभी कह रहे थे राहुल लाल जी की जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जहाज उतारा गया एयरफोर्स का, और उस समय भी वहां से, जबकि चीन नजदीक है, चीन की बात ना करके आप पाकिस्तान की बात कर रहे थे। दुश्मन, आखिर दुश्मन देश पाकिस्तान है क्या? अब देखिए राजीव जी, संबित पात्रा जी ने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान दुश्मन देश है, लेकिन मुझे लगता है कि भारत सरकार की सूची में पाकिस्तान अभी भी मित्र देश है। अब पता नहीं ये संबित पात्रा जी के पास कौन सी सूची है दुश्मन राष्ट्रों की जिसमें पाकिस्तान शामिल है। मुझे लगता है कि ये सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला है संबित पात्रा का। संबित पात्रा जी को प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री का प्रिय देश है, बिरयानी खाने के लिए प्रधानमंत्री बिना बताए भी वहां चले जाते हैं पाकिस्तान। तो संबित पात्रा अगर प्रधानमंत्री के ऊपर इस तरीके से हमला करेंगे तो ये चीजें अच्छी नहीं है। दूसरी बात यह है कि संबित पात्रा जो है वो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडीज और लाल कृष्ण आडवाणी जी के ऊपर जो है पता नहीं क्यों हमला कर रहे हैं, फ्री फंड में जैसे कहा जाता है। आपको याद होगा कि जब जॉर्ज फर्नांडीज रक्षा मंत्री थे तब उन्होंने यही बयान दिया था कि चीन हमारा शत्रु नंबर 1 है। उस पर बड़ा बवाल हुआ था कि जॉर्ज फर्नांडीज जो ये कह रहे हैं कि चीन हमारा शत्रु नंबर 1 है। तो अब जॉर्ज फर्नांडीज गलत थे, अटल बिहारी वाजपेयी गलत थे, इसका संबित पात्रा ये कहना चाहते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है और जो अपने नायकों को ही जो धूल दूषित करने की जो चीजें चल रही हैं, अब बताइए जिन्ना 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 के लाल कृष्ण आडवाणी को कितना कोस रहे हैं, जसवंत सिंह को कितना कोस रहे हैं संबित पात्रा जी।
लालकृष्ण अडवाणी जी तो गए थे मजार पे जिन्ना की फूल चढ़ाने के लिए। जसवंत सिंह जी ने तो किताब लिखी थी जिन्ना के ऊपर। तब संबित पात्रा जो उनको पता नहीं किसने सुपारी दे दी है कि अब तुम लालकृष्ण अडवाणी पे भी हमला करो, जसवंत सिंह पे भी हमला करो, जॉर्ज फर्नांडिस पे भी हमला करो। तो ये हमला जो है ये अखिलेश यादव के ऊपर नहीं है, ये हमला जो है जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी, जसवंत सिंह और प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी के ऊपर भी हमला है। तो मैं तो यही समझा हूं संबित पात्रा की बात से, बाकी पता नहीं संबित पात्रा क्या कहना चाहते हो क्या कहना नहीं चाहते हैं। बाकी जो बातें हैं वो राहुल लाल जी ने बताई दी है किस तरीके से मामला है। जी राजीव, बिल्कुल। चूंकि शुरुआत और आज पहला दिन सप्ताह का, और सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह जब पाकिस्तान का नाम सामने और उस पर चर्चा, तो हमने भी सोचा कि चलो शाम के वक्त जब हम इस चर्चा को ओपिनियन पोल पर लेके आ रहे हैं तो जरा पाकिस्तान की जरूरत क्यों है, और वो भी समाजवादी पार्टी को नहीं बल्कि भाजपा को, वो समझने की कोशिश यहां कर रहे हैं। दीपक पाचपोर जी, आप क्या कहेंगे? बात पता चलता है कि पाकिस्तान का हमारे जीवन में कितना बड़ा रोल है। हम लोगों को तो पता ही नहीं चल रहा था कि पाकिस्तान इतना महत्वपूर्ण हमारे राजनीतिक जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि देश में मुस्लिम ना हो और पड़ोस में पाकिस्तान ना हो तो भाजपा का जो अस्तित्व है वो बड़ा खतरे में पड़ जाएगा। बहरहाल कुछ बातें तो पहले के दो हमारे साथियों ने कह ही दी। जिन्ना ने तो यहाँ तक कहा था कि माफ करें, लालकृष्ण अडवाणी ने तो यहाँ तक कहा था कि जिन्ना बहुत बड़े सेकुलर नेता थे। जिन भाजपाइयों को पूरे भारत में सेकुलर के नाम से चिढ़ है वो बता रहे हैं कि जिन्ना एक बहुत बड़े सेकुलर नेता थे। तो पहली बात तो ये है कि वो पहले तय करें कि जिन्ना अच्छे व्यक्ति थे या खराब व्यक्ति थे। दरअसल क्या है कि जिस प्रकार से बोतल से जिन्न निकलता है वैसे ही मुझे लगता है कि मत पेटियों से इनका जिन्ना निकलता है। और ये हम हालत देख ही रहे हैं भाजपा की क्या हालत हो रही है 5 राज्यों में। तो इनके लिए बड़ा जरूरी हो गया है। और ऐसे कामों के लिए या ऐसे बयानों के लिए मुझे लगता है कि संबित पात्रा जैसा जो व्यक्ति है उससे बढ़िया पात्र कोई नहीं हो सकता भाजपा के लिए। जिस प्रकार से नाली खाने के लिए कुछ बच्चों को रखा जाता है वैसे ही भाजपा इस तरीके के कामों के लिए उन्होंने संबित पात्रा जैसे लोगों को रखा है। छत्तीसगढ़ का आदमी होने के शब्द जो थे मुझे बिल्कुल पता नहीं थे कि ये शब्द भी अस्तित्व में है। जैसे बकैती और बतौलेबाजी वगैरह जैसे शब्द है हम नहीं जानते थे। ये तो भला हो भाजपा के कुछ इन नेताओं का, विशेषकर संबित पात्रा जैसे कि उदाहरण के साथ उन्होंने प्रस्तुत किया है कि बतौलेबाजी क्या होती है, बकैती क्या होती है। तो उतने ही गंभीरता से लिया जाना चाहिए। मैं 1-2 ग्रुप है जो भारत और पाकिस्तान के लोगों ने मिलकर बनाया हुआ है उसका सदस्य हूँ। मुझे लगता है कि ये जिन्ना, भारत पाकिस्तान, ये सब जितना वहां उल्लेख नहीं करते उससे ज्यादा हमारे भाजपा के मित्र लोग करते हैं और विशेषकर संबित पात्रा जैसे लोग करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इससे कुछ प्रभाव खास पड़ने वाला नहीं है। अब सब लोग जान गए हैं कि किस तरीके से चुनाव के वक्त इनको मुस्लिम याद आते हैं, पाकिस्तान याद आता है। तो चलने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और खासकर मैं पर्सनल अटैक तो किसी पे नहीं करूंगा, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगा कि जब पार्टी की बात आती है और आखिर क्या कारण है कि मुद्दों की बात जब भी उठती है तो हिंदुत्व मुद्दा तो है ही, इसके इर्द गिर्द बीजेपी लड़ती है पुष्परंजन जी, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को बार बार खींच करके क्यों लाती है। और कोशिश यही रहती है कि किसी न किसी रूप में पाकिस्तान जो है वो चुनाव के वक्त आ जाए। जितने भी चुनाव, पिछले चुनावों को बहुत नजदीक से आप अगर गौर कीजिए तो जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें कोशिश यही रही है कि पाकिस्तान शब्द आए। देश, राष्ट्र, दुश्मन ये तो सेकेंड चीज है, प्राइमरी ये है कि ये शब्द आ जाना चाहिए। इससे आधा काम इनका जो है वो रास्ते पे आ जाता है। आपको लगता है क्या कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा, थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि भाजपा बार बार पाकिस्तान को बीच में लाती है? राजीव जी, आज सुबह मैं चाणक्य नीति पर कुछ श्लोक और कुछ उपदेश पढ़ रहा था, तो उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि किसी का पाला हुआ कुत्ता और मूर्ख यदि सोया हुआ हो तो उसे जगाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, जान खतरे में पड़ जाएगी आपकी। तो मैं पर्सनल टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, उस श्लोक को उद्धृत कर रहा हूँ जो चाणक्य ने एक दृष्टि दी थी। देखिए, जिस तरह का बयान इन्होंने दिया बड़े ध्यान से आप देखिए तो 2 चीजें लाए वो, एक तो पाकिस्तान का इशू और दूसरा कश्मीरी के साथ बराबर अटैक हो रहा है, कुछ कुछ होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में ये लोग, कश्मीर का संदर्भ मैं इसलिए लाना चाहता हूं, अगर विजुअल कोई देखना चाहे तो वो देख ले 7 मार्च 2019 का विजुअल। लखनऊ के डालीगंज में 2 कश्मीरी जो ड्राई फ्रूट व्यापारी थे उनकी पिटाई कर रहे थे बजरंग दल के और बीजेपी के कुछ लोग। उसके विजुअल्स को कोई देख सकता है
4 लोग गिरफ्तार किए गए थे जब बहुत ज्यादा हंगामा मचा उसके दूसरे तीसरे दिन। तो कश्मीरियों के साथ क्या सलूक उत्तर प्रदेश में हुआ है, ये एक सबसे बड़ा उदाहरण है, 2 साल पहले का उदाहरण। उसके अलावा ये बार बार जो चीजों को ला रहे हैं, संबित पात्रा पता नहीं पढ़ने से बहुत दूर रहते हैं वो इंसान, ऐसा प्रवक्ता मैंने बहुत शायद ही देखने को मिले। उसे केवल भारत पाकिस्तान ट्रेड को देख लेना चाहिए। 2020 में जो फाइनेंशियल ईयर का जो ट्रेड था, $2 बिलियन के आसपास का ट्रेड था भारत और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान सार्क का सदस्य देश भी है, तो दुश्मन देश कैसे साबित करेंगे, इसको आपको स्पष्ट करना चाहिए। प्लस बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम में पाकिस्तान अब भारत के साथ बैठता है, खासकर चाइना वाले फ्रंट पे, और इनको ये उन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करना चाहिए कि कहाँ कहाँ भारत और पाकिस्तान साथ साथ सदस्य देश हैं। खासकर SCO में दोनों देश वहां पर सदस्य बने हैं जी। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बात मैं कर रहा हूं। तो इनको इन चीजों को पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं, बस पाकिस्तान पाकिस्तान करके उबलना है तो आपको बिरयानी भी ले आइए उत्तर प्रदेश में, कि पाकिस्तानी बिरयानी अच्छा है कि खराब है, गप गप खाना चाहिए कि थू थू करना चाहिए, ये भी स्पष्ट कर देना चाहिए। बिल्कुल, जी राजू जी बिल्कुल। खैर, बिरयानी जो है वो बाद में शायद आ भी जाए, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की चर्चा और पाकिस्तान क्यों जरूरी है इस चुनाव में, खासकर बीजेपी के लिए, और बार बार पाकिस्तान का जिक्र बीजेपी क्यों ले आती है। हालांकि चर्चा जो है वो इसकी शुरुआत अखिलेश यादव ने की है। क्या जयशंकर जी, अखिलेश यादव पाकिस्तान का बार बार नाम लेकर के एक जो गेंद है, सॉफ्ट बॉल डाल देते हैं भाजपा के पाले में, ये गलती अखिलेश यादव से हो रही है क्या? नहीं, पहली बात यह है कि अखिलेश यादव ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐसी कोई बात नहीं कही है। उनसे इंटरव्यू के दौरान किसी ने एक सवाल पूछा होगा, तो सवाल का जवाब जैसा उनको सूझा होगा उन्होंने दिया होगा। मुझे लगता है उन्होंने कहा कि भाई दुश्मन नंबर 1 हमारा चीन है, पाकिस्तान को तो भाजपा ऐसे ही अपनी चुनावी राजनीति के हिसाब से करती है। लेकिन संबित पात्रा कितना झूठ बोलता है, तो मतलब क्या हम कहें, उसके बारे में भी अब कमेंट करना पड़ रहा है। वो कह रहा है कि अखिलेश यादव ने कहा कि पाकिस्तान हमारा देश दुश्मन देश नहीं, ये तो अखिलेश यादव ने नहीं कहा। ये कहा कि दुश्मन नंबर 1 हमारा चीन है, तो इसमें तो कोई गलत बात है नहीं। और सीधी सी बात है, जैसा अभी हम कह रहे थे, बाकी हमारे पैनलिस्ट भी कह रहे थे, भाई तुम अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहो ना यार, कहो कि पाकिस्तान को दुश्मन देश डिक्लेयर कर दें। आज तक तो आपने दुश्मन देश डिक्लेयर नहीं किया, भाजपा ही कर दे ना, भारतीय जनता पार्टी ही कर दे, अमित ये जगत प्रकाश नड्डा ही कर रहे हैं कि हाँ जी पाकिस्तान हमारे लिए दुश्मन नंबर 1 देश है। ये एक बार कह दो आप, क्योंकि चीन का तो नाम आप लेंगे ही नहीं। मतलब हमारे बड़ा मजाक होता है, हम लोग के गाँव में, ग्रामीण इलाकों में भसुर होते हैं संबंधों में। जो पत्नी होती है, पति का पत्नी होती है, तो पति का जो भाई जेठ होता है उसको जेठ या भसुर कहते हैं, तो उसका नाम नहीं लेती है वो। लेकिन हालांकि अब तो सबका सब नाम ले रहे हैं, अब तो पति का भी नाम ले रहे हैं, जेठ भसुर का, तो मोदी जी को भी ले ही लेना चाहिए जिनपिंग का नाम, चीन का नाम। या तो कह दीजिए कि साहब आप हमको मारते जाओ, 100 जूता हम खाएंगे, फिर भी तमाशा देखेंगे तुम्हारे साथ मिल करके। और गलवान घाटी में वो आकर के हमको घुस के मारता है, लद्दाख का पूरा इलाका अधिक से अधिक कब्जा करके वो कब से बैठा हुआ है, डोकलाम विवाद में वो हमको फंसाता है, अरुणाचल प्रदेश से हमारे बच्चे को उठा के ले चला जाता है। लगातार वो सारा काम कर रहा है जो अभी तक पाकिस्तान एज ए नेशन तो नहीं किया है। पाकिस्तान इंसर्जेंसी को बढ़ावा दे रहा होगा, हो सकता है कश्मीरी मिलिटेंट्स को बढ़ावा दे रहा होगा, ये भी हो सकता है, संभव है। लेकिन जिस तरह से चीन के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को घुस करके मारा, ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। अगर हुआ हो तो आप कोई बताए। तो सवाल वो नहीं है। देखिए मुश्किल क्या है कि संबित पात्रा या भारतीय जनता पार्टी और अमित मालवीय जितने लोग इनके लिए IT सेल वाले हैं, इनके आराध्य जो है जिन्ना है पाकिस्तान है, राम नहीं है, अयोध्या नहीं है, मंदिर नहीं है। इनके आराध्य जो है जिन्ना है। आप निकाल लीजिए पूरे 7 सालों का इतिहास या जो 20 साल का इतिहास में निकाल के देख लीजिए, जितनी बार इन्होंने पाकिस्तान जिन्ना का नाम लिया होगा उतनी बार प्रभु श्री राम का नाम नहीं लिया होगा। ये उनके आराध्य हैं, उनके बिना इनका दाल पानी चल ही नहीं सकता है, नींद नहीं आ सकती है जब तक वो 10 बार जिन्ना 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 और पाकिस्तान नहीं कहेंगे। भाई अटल बिहारी वाजपेयी किस लिए बस लेकर के गए थे वहां पाकिस्तान?
अगर दुश्मन देश था तो दुश्मन देश पे बस लेकर के लोगों को लेकर के क्यों चले गए थे भाई? और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी जैसे बताया है, लोगों ने दोहराने की बात नहीं है कि बिरयानी खाने चले गए, बिना बुलाए चले गए। और आज भी भाई संबित पात्रा यार, तुमको अगर कहीं से बात सुनाई दे तो तुम अपने प्रधानमंत्री से एक बार कहो ना यार कि वो अपने मित्र जो है सज्जन जिंदल, जो नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं या अडानी भाई हैं, उनसे कह करके पाकिस्तान की बिजली गोल करा दो। सारी बिजली सप्लाई तो ये लोग वही करते हैं, यही सज्जन जिंदल और ये करते हैं, अपने अडानी भाई करते हैं। सारा बिजनेस व्यापार तुम लोग संभाले हुए हैं वहां का। तो ये सब तुम तो करोगे नहीं, लेकिन चुनाव के लिए लगता है कि अब बुरी तरह से हालत खराब हो गई है, चुनाव बुरी तरह से हार रहे हैं, उत्तर प्रदेश में हार रहे हैं, पंजाब में हार रहे हैं। अब क्या मजाक का विषय है? अमरिंदर सिंह को मतलब लगता है दिवाली की दिवालिया दिमाग तक गया है, कहीं लगता है। कह दिया कि साहब इमरान खान ने सिफारिश भिजवाई थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बना लीजिए। अब अमरिंदर सिंह की सरकार कब बनी है, नवजोत सिंह सिद्धू मंत्री कब बना है और इमरान खान प्रधानमंत्री कब बने हैं, ये सब इतिहास की बातें भाई लिखित पढ़ी है, लिखित पढ़त में है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि भाई जो अमरिंदर सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, उनके घर में जो अरुषा आलम नाम की जो पत्रकार रहती थी, पाकिस्तान की जर्नलिस्ट, उसको किसने भिजवाया था? नवाज शरीफ ने भिजवाया था कि इमरान खान ने भिजवाया था? अमरिंदर सिंह को बताना चाहिए, अमित मालवीय को भी बताना चाहिए। आईटी सेल जो लगा रहे हैं, अमित मालवीय ने उसका ट्वीट किया है अभी, उनको ये बताना चाहिए कि अरुषा आलम से अमरिंदर सिंह का क्या रिश्ता है और वो पाकिस्तान से कैसे भारत में आई थी और किसने उनको भिजवाया था यहाँ पर। ये सारी बातें आप नहीं करेंगे तो सीधी सी बात एक ही है, हारे को है नाम। अब आप हार रहे हैं, आपको डूबते को तिनके का सहारा चाहिए, तो खोज रहे हैं कि शायद पाकिस्तान मिल जाए। जिन्ना तो आपने बहुत भुनाने की कोशिश की, लेकिन जिन्ना भाई नहीं चल पाए, कब्र से बाहर निकल ही नहीं पाए। कहीं भी चुनाव के किसी अभियान में कहीं किसी ने रिएक्ट ही नहीं किया। जितना भारत के मुसलमान जिन्ना से हेट करते हैं, घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, अगर प्रेम होता तो उनके साथ उनके देश में चले गए होते, तो ऐसा कुछ तो है नहीं। अब वो भी एक रेफरेंस में अखिलेश यादव ने कह दिया था साहब कि सरदार पटेल, नेहरू और कौन कौन लोग जिना एक साथ पढ़ते थे वहां पे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई? इसमें तो ये नहीं कहा कि हमारे जिना से बड़े अच्छे ये हैं, हमारे आदर्श हैं, हमारे आइडियल हैं, उनको हम पूछते हैं। आडवाणी जी तो उनके मजार पे गए, मनमोहन सिंह तो पाकिस्तानी ओरियन के है ना, उनका पाकिस्तान में मूल है, लेकिन जब तक प्रधानमंत्री रहे एक दिन भी वो आदमी कभी पाकिस्तान नहीं गया, एक दिन भी कभी जिना के मजार पे जाने की जरूरत नहीं समझी। आडवाणी जी तो गए। तो ये सब भाजपाइयों को बताना चाहिए, खुल करके बात करना चाहिए अगर करे तो। लेकिन मुश्किल यही है कि फुरफुरी छोड़ देंगे और जो हमारा गोदी मीडिया है उसको लेके लपक करके दिन भर अब यही चलाएगा, जिन्ना जिन्ना पाकिस्तान पाकिस्तान। ये हालत है राजीव। बिल्कुल। और पाकिस्तान और जिन्ना और क्यों ये जो दोनों शब्द हैं ये किसके लिए फायदेमंद है और खासकर क्यों बार बार खींच करके लाना चाहती है बीजेपी इन शब्दों को चुनाव के वक्त, ये समझने की यहां हम कोशिश कर रहे थे। और इसके साथ साथ एक बयान आज संबित पात्रा ने और भी दिया था, वो भी ओपिनियन पोल को लेकर के। और लेकिन ओपिनियन पोल का जिक्र संबित पात्रा जब कर रहे हैं उससे पहले कल एक चिट्ठी सामने आई। वो चिट्ठी थी समाजवादी पार्टी की और निर्वाचन आयोग यानी चुनाव आयोग से सिफारिश की गई थी। इस चिट्ठी में देखिए जो राइट साइड में मेरे जो चिट्ठी दूसरे विंडो में दिखाई दे रही है, नरेश उत्तम पटेल जी ने चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के संबंध में यह चिट्ठी लिखी गई है। और कहा गया है, सबसे आखिरी लाइन आप देखिए कि स्वतंत्र निष्पक्ष निर्भीक चुनाव संपन्न कराने के लिए न्यूज चैनलों द्वारा दिखाए जा रहे ओपिनियन पोल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ी समाजवादी पार्टी को, यही समझने की कोशिश। लेकिन इस चिट्ठी के आने के बाद से संबित पात्रा जो हैं वो आज क्यों परेशान हो गए और क्यों उन्होंने जो बयान दिया है, उनके बयान को एक बार फिर से सुनते हैं कि संबित पात्रा ओपिनियन पोल को लेकर के क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे हमला कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर और क्या ओपिनियन पोल पर रोक लगनी चाहिए। अब ये हम यहां इस चर्चा में आगे शामिल करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे अपने तमाम साथियों के बीच जब हम ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं एक बार फिर से संबित पात्रा को। अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को। वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करे। स्वाभाविक है, आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं। मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे। आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है,
ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोड से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे एंड दिस अपील ऑफ माइंड्स द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द एजुकेटेड डायनामिक यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, इट इज अ वर्सेस इलेक्शन, एक्सप्रेस वे ऑफ Bharatiya Janata Party versus the expressway of Samajwadi Party. The expressways of Bharatiya Janata Party are Ganga Expressway, Purvanchal Expressway, Bundelkhand Expressway, Gorakhpur Link Expressway. और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेसवे, रंगदारी एक्सप्रेसवे, दंगई एक्सप्रेसवे और माफिया एक्सप्रेसवे। चुनना आपको गंगा एक्सप्रेसवे और गुंडई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और रंगदारी एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और दंगाई एक्सप्रेसवे के बीच में, चुनना आपको है गोरखपुर लिंकवे और माफिया एक्सप्रेसवे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। जो भी हो, राहुल लाल जी, आखिरी सेंटेंस संबित पात्रा जी की बहुत अच्छी है। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, और ये तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 10 मार्च को पता चलेगा कि ये ज्ञानवान जनता किसको चुन करके ला रही है। लेकिन यहाँ जो शब्दों का प्रयोग संबित पात्रा कर रहे थे एक्सप्रेसवे के बारे में बात करते हुए, जिसमें गुंडई है, रंगदारी है, दंगाई है और माफिया है, अच्छे अच्छे शब्द हैं, या बड़े बड़े शब्द जो समाजवादी पार्टी के लिए यहाँ ले रहे हैं। लेकिन खैर, इन चीजों से इतर ओपिनियन पोल की जो चर्चा शुरुआत में इन्होंने की है, उसी से हम अपनी चर्चा को भी आगे बढ़ाते हैं। और सीधा सवाल यही कि ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की जो मांग समाजवादी पार्टी ने की है, कल की थी मांग, उस मांग पर तिलमिलाई हुई भाजपा आज कह रही है कि आज ये कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल पर रोक लगे, कल कहेंगे 10 मार्च को कहेंगे कि ईवीएम पर रोक लगे, यानी ईवीएम को लेकर के चिल्लाएंगे, रोएंगे, चीखेंगे। क्या कहेंगे ओपिनियन पोल को लेकर के? देखिए, ओपिनियन पोल जो आज के समय में आ रहे हैं, जो तमाम बड़े बड़े मीडिया हाउसेस ओपिनियन पोल करा रहे हैं, और उनके जो परिणाम आ रहे हैं, वो परिणाम सीधे सीधे हम लोग लंबे समय से देख रहे हैं। आप तो देखिए, चाहे बंगाल के विजय में कभी भी इन लोगों ने बताया कि वहां पे ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है। तमाम टीवी चैनलों के बड़े ओपिनियन पोल में सीधे सीधे यही दिखाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी प्रचंड बहुमत से जीत रही है। दिल्ली का चुनाव आप याद कर लीजिए, दिल्ली के चुनाव में भी इसी तरह से दिखाया जा रहा था कि केजरीवाल कहीं नहीं खड़े हो पा रहे हैं, कहीं नहीं टिक पा रहे हैं। तो ओपिनियन पोल जो अपना मूल रूप जो होना चाहिए था, कहीं न कहीं मुझे ये चीज दिख रहा है आज के समय में। क्योंकि डीबी लाइव में भी आपने भी ओपिनियन पोल किया, कितना तटस्थ और निष्पक्ष राय आप दे रहे हैं, लेकिन इस प्रकार के ओपिनियन पोल अब दुर्लभ हो चुके हैं। मैं एक बड़े नाम नहीं लूंगा, एक बड़े संगठन के ओपिनियन पोल के साथ में जुड़ा हुआ था, जो कि एक बड़े चैनल पर प्रसारित भी होता है, अभी नहीं जुड़ा हुआ था, पहले जुड़ा हुआ था। उनके पास जो आंकड़े रियल में आ रहे थे, जो आंकड़े जो आंकड़े उन्होंने प्रसारित किया, उन दोनों के बीच में काफी बड़ा अंतर था। सीधे सीधे वो एक तरह से उल्टे आंकड़े थे वो। तो अगर इस तरह से गलत चीजें आप प्रसारित कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की मांग काफी सही मांग है ये। देखिए, इस इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम दलों को इक्वल प्लेटफॉर्म दे। इस समय वो सभी को एक समान इक्वल प्लेटफॉर्म देना चाहिए। यहाँ पे एक तरह से जो आप ओपिनियन पोल जो आप एक तरह से लोगों की जनभावना को जिस तरह से सत्तारूढ़ पार्टी प्रभावित कर रही है बड़े बड़े मीडिया हाउस के माध्यम से, तो वो एक गलत डायरेक्शन में हम लोग चले जा रहे हैं। मुझे दिल्ली का ओपिनियन पोल तो छोड़ दीजिए, एग्जिट पोल भी प्रभावित कर देता है। एक उदाहरण मैं रख रहा हूं दिल्ली का। दिल्ली में उस समय 2013 के विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, और उस चुनाव में बड़े चैनल जो है वो आम आदमी पार्टी को उसमें 9 सीटें वो दे रहे थे। और उस समय की स्थिति यह थी कि देखिए, चुनाव तो खत्म हो जानी थी, लेकिन बहुत सारे भारी संख्या में लोग मतदान कर रहे थे। तो दिल्ली के अधिकांश बूथों पर मतदान जो है वो 10 बजे, 11 बजे, रात तक 12 बजे रात तक मतदान चला था। और अंतिम में उसका आम आदमी पार्टी को काफी बड़ा जबरदस्त खामियाजा भुगतना पड़ा था, क्योंकि जो उसके बाद वाला जो लेट नाइट वाला जो वोटिंग हुआ, वो कहीं कहीं प्रभावित हो गया। क्योंकि देखिए, उस समय तक वो दौर था जिस समय तक कि मीडिया के प्रति, जो मुख्य हमारा मीडिया है, उसके प्रति लोगों में भावना थी, उसको मानते थे। हालांकि आज तो मैं मानता हूं कि उनके प्रति वो चीजें नहीं भी है। अगर इलेक्शन कमीशन ओपिनियन पोल के ऊपर प्रतिबंध नहीं भी लगाएगा, और ये प्रत्येक दिन ये 300, 350 का आंकड़ा दे देते जो है कि ये अगर बीजेपी की सरकार बनवाएंगे भी तो भी उससे बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अंतर तो इलेक्शन कमीशन को देखना तो पड़ेगा। हमें अभी भी देखिए,
ध्यान में है कि देखिए इलेक्शन कमीशन के पैरामीटर्स कितने भेदभाव वाले हैं। अभी जब एक तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, आप उनके ऊपर जो है कि आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं कि भाई वो उन्होंने जो है कि एक तरह से कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। हम लोगों ने कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल का, कल गाजियाबाद में आए हुए थे, मैं तो वहां पे था, वहां पे गाजियाबाद में जब आए हुए थे तो योगी जी कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे थे? किसी पालन नहीं हो रहा था। कैराना में हम लोगों ने देखा माननीय गृह मंत्री जी जा रहे थे, कौन सा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो रहा था? हम क्या कोई बाध्य करेगा हमारे गृह मंत्री को? इलेक्शन कमीशन उनको बाध्य करेगा कि वो मास्क लगा भी ले भीड़ में? तो देखिए इलेक्शन कमीशन को कहीं न कहीं उनके ऊपर राजनीतिक दलों को चाहिए, और मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी के इस लेटर पर भले कोई कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन उनको बार बार जनता के बीच में ये उनको जाना चाहिए, और इन प्रकार के पत्रों को लिख के इस प्रकार के संस्थाएं किस प्रकार की काम कर रही है चुनाव आयोग जैसी, उसको भी बार बार जनता के बीच में पहुंचाना बहुत आवश्यक चीज है कि उनसे कुछ, उनके लिए कुछ जवाबदेही तय हो सके। तो ये लेटर और ये मांग, मैं इससे सहमत हूं, क्योंकि आप पहले ही एक पूर्वाग्रह की स्थिति बना रहे हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इससे सहमत होने के बाद ये नहीं कह रहा कि वो जो ओपिनियन पोल दे रहे हैं उससे जनमानस बदल जा रहा है। जनमानस तो उससे भी नहीं बदल रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये है कि अरे जो कुछ भी हम बदल पाते हैं उस माध्यम से, अगर वहां पर ओपिनियन पोल पर भी अगर रोक लग गया तो फिर हमारा झूठ का एजेंडा, झूठ का प्रोपेगेंडा कैसे चलेगा? यह उनके तिलमिलाहट का मूल कारण है। मुझे जो कई सारे लोग दबे मुंह कह रहे हैं, जो चर्चा में थी कि 22 जनवरी के बाद इलेक्शन कमीशन जो है कहीं न कहीं 23 जनवरी से चुनाव प्रचार की कुछ अनुमति देने वाला था, लेकिन बराबर जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं घटी यहाँ पे अलग अलग हिस्से में, जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशियों के ऊपर हमले हो रहे थे, तमाम उनका विरोध हो रहा था, उस चक्कर में भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं अपनी इज्जत बचाने के लिए जो है कि फिर से जो है कि वो कोरोना का सहारा लेकर फिर से वो आगे बढ़े हैं इस मामले में। तो है ये समस्याएं है यहाँ पे कि इलेक्शन कमीशन किस तरह से क्या चीज कर रहा है, किस हद तक इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट है या फिर वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का एजेंसी बन जाएगा। ये बड़ा देखने लायक और दिलचस्प स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि हम लोगों ने अतीत में भी देखा है कि सही इंडिपेंडेंसी, इसको संविधान में आर्टिकल 324 से लेकर जो तमाम संवैधानिक धाराएं, इसको इतनी अभूतपूर्व शक्तियां प्राप्त है। उन अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग करने में इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? तो ये मुख्य बात ये नहीं है। देखिए मैं तो कहूंगा कि समाजवादी पार्टी की मांग सही है, मीडिया को एक तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच है। ओपिनियन पोल अगर ओपिनियन पोल इंडिपेंडेंट होती, बड़े मीडिया हाउसेज अगर इंडिपेंडेंट होते अगर ये काम करते तो फिर इसके प्रतिबंध की मांग कोई नहीं करता। लेकिन जो वर्तमान में हालात बने हुए हैं वैसे स्थिति में आप केवल एक पक्षी रूप से दिखा रहे हैं, तो फिर ये मांग काफी गंभीर किस्म की मांग है, इसको हम लोगों को गंभीरता के साथ लेना पड़ेगा। बिल्कुल गंभीर मांग है, गंभीरता के रूप में लेना चाहिए। लेकिन क्या ओपिनियन पोल पर रोक लगाने की जो मांग समाजवादी पार्टी ने रखी है, की है, उस मांग को स्वीकार करना चाहिए। ये मांग आखिर कितना उचित है, ये समझने की हम यहाँ कोशिश कर रहे हैं। ओपिनियन पोल से क्या कुछ हो रहा है, कौन किस प्रकार के ओपिनियन पोल दे रहा है, इससे क्या जनमानस में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है, यही समझने की कोशिश। अमलिंदु उपाध्याय जी, आप क्या कहेंगे? देखिए राजीव जी, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी को, चूंकि वो बड़े नेता हो गए हैं, लोग मानते हैं कि वो बड़े नेता हैं, तो थोड़ी गंभीरता और दिखानी चाहिए। ठीक है कि ओपिनियन पोल्स में बेईमानी होती है, जाहिर सी बात है बेईमानी होती है। अखबारों में पत्रकार लोग जो संपादकीय पेज पे और ओपेट पे जो अपने विचार लिखते हैं उसमें बेईमानियां होती हैं। अगर यही बेईमानियां हैं, स्वयं अखिलेश यादव जिन टीवी चैनलों के कार्यक्रमों में जाकर के इंटरव्यू देने जाते हैं, क्या वो पेड नहीं होते हैं? क्या अखिलेश यादव दिल पे ये हाथ रख के कह सकते हैं कि उन्होंने किसी टीवी चैनल को पैसा नहीं दिया है? मैं बड़ा प्रतिप्रश्न कर रहा हूं, और इसलिए कर रहा हूं कि निश्चित तौर पे बहुत सी चीजें होती हैं, बेईमानियां होती हैं, सब कुछ होता है। चूंकि जिन लोगों का बिजनेस है ओपिनियन पोल, तो उस बिजनेस के हिसाब से संचालित होते हैं, उसमें चीजें करते हैं। जैसा राहुल लाल जी ने बताया, ये आंकड़े को जाते थे, वो कुछ करते थे। तो लेकिन पेड न्यूज तो यहां भी छपती है, और बाकायदा प्रेस काउंसिल को उस पर गाइडलाइन जारी करनी पड़ी पेड न्यूज के ऊपर। और हमारे यहाँ बिसौली से एक राष्ट्रीय परिवर्तन दल की विधायिका थी, उनकी सत्ता समाप्ति पेड न्यूज के ऊपर। तो वहां भी समस्याएं हैं पेड न्यूज की। तो जिस तरीके से पेड न्यूज है, तो आपको डिफरेंशिएट तो करना होगा ना कि कौन सी पेड न्यूज है, कौन सी असली न्यूज है, कौन सा पेड ओपिनियन पोल है और कौन सा असली ओपिनियन पोल है।
समस्या किस चीज में? समस्या इस चीज में है कि ओपिनियन पोल जो आ रहे हैं वो कौन से ओपिनियन पोल पेड होकर के आ रहे हैं, उनके ऊपर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, और कौन से ओपिनियन पोल ठीक तरीके से आ रहे हैं। हालांकि मैं स्वयं ये मानता हूं कि ओपिनियन कोई 100% वैज्ञानिक विधा नहीं है, एक सैंपल लेने का तरीका है, और ये सैंपल लेने का तरीका तमाम विधियों में मतलब इस्तेमाल किया जाता है, तमाम चीजों में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओपिनियन पोल में ही इस्तेमाल किया जाता है, सरकारें भी बहुत से जो अपने कराती है सर्वे, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। सर्वे तमाम जितने होते हैं, चुनाव को छोड़ दीजिए, और सर्वे भी जो होते हैं उनमें भी यही विधियां जो है अपनाई जाती हैं इसी तरीके से, और उनके आधार पर चीजें तय की जाती हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई तो सच्चर कमेटी का हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों से जाकर के मिली थी भाई, कुछ सैंपल तो लिए थे उसने जाकर के, कुछ लोगों से बात तो की थी। इसी तरीके तमाम जो कमीशन की रिपोर्ट आती है वो भी क्या सारी जनता से जाकर के मिलती हैं। इसी तरीके से इसको समझना चाहिए। मुझे याद है कि अखिलेश यादव जिस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने टीवी चैनल के पत्रकार को झिड़कते हुए कहा था तुम्हारा मुंह काला हो, क्योंकि वो फर्जी खबरें दिखा रहा था। और उसके थोड़े ही दिन बाद उसी चैनल के मालिक को घर से बाहर निकल करके अखिलेश यादव वेलकम कर रहे थे। जिस पत्रिका ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का सबसे निकृष्ट मुख्यमंत्री साबित किया, उस पत्रिका को जो तो थोक भंवर के विज्ञापन दिए। तो भाई सब चीजें आपके मन की नहीं होंगी ना, कुछ चीजें थोड़ा अपने अंदर भी देखिए और दूसरी तरफ भी देखिए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जहां चीजें खराब है उन चीजों को सही करने की कोशिश होनी चाहिए। सारी चीजों को अब ठीक है बंद कर दीजिए, फिर कल को आप कहेंगे कि ये अखबार में जो लिखे जा रहे हैं संपादकीय, इनको भी आप बंद कर दीजिए, इनसे भी जनता प्रभावित हो रही है। सरकार कह सकती है कि हमारी बहुत आलोचना हो रही है, बंद कर दीजिए। क्योंकि सबसे ज्यादा आलोचना अगर आप देखेंगे उठा करके, जो स्वतंत्र मीडिया कहा जा रहा है या जो कुछ भी आप कह लीजिए, या इंडिपेंडेंट जिसको कहा जा रहा है, तो वहां तो सबसे ज्यादा आलोचना सरकार की होती है। और अगर मीडिया अपना काम सही से करता है तो वो इंडिपेंडेंट हो या कोई सा भी मीडिया हो, तो वहां सरकार की आलोचना ही होती है, क्योंकि मीडिया का काम जो है वो सरकार की आलोचना करके सरकार को सही रास्ते पर लेकर के आना होता है। तो सरकार ये कहने लग जाएंगी कि मीडिया को बंद करो, अखबार बंद कर दो सारे, तो ऐसे बंद करने से तो काम नहीं चलेगा ना। जो समस्या की जड़ है, मुझे लगता है कि समस्या की जड़ पर ध्यान देना चाहिए कि जो बेईमानी हो रही है इन चीजों में, उस बेईमानी को किस तरीके से रोका जाए, इस पर कैसे चेक एंड बैलेंस लगे, ये चीज जो है मुझे लगता है कि इस पर बातचीत होनी चाहिए, जिस पर कोई बात करना नहीं चाहता। तो अब ये जो है ये चीज अब सही कह रहे हैं कि कोई बात करना नहीं चाहता है, और इसलिए हम यहां बात कर रहे हैं कि आखिर क्या ओपिनियन पोल पर बैन होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए, यह समझने की कोशिश, क्योंकि अखिलेश यादव की पार्टी ने यह डिमांड की है कि ओपिनियन पोल पर, और अभी हम देख रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ डीबी लाइव का ओपिनियन पोल जो आ रहा है वो एक तरफा जा रहा है। बाकी जितने भी ओपिनियन पोल हैं वो आप लोग देख सकते हैं कि उन ओपिनियन पोल में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन रही है, जबकि हमारे ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही है। तो इस हिसाब से हमको भी गालियां पड़ रही हैं कि आप ही लोग हैं जो समाजवादी पार्टी की सरकार बना रहे हो, और दूसरे जो हैं वो बीजेपी की सरकार बना रहे हैं। तो ये जो घालमेल है ये समझने की जरूरत है, और इसी को समझने की कोशिश हम यहां कर रहे हैं। दीपक पाचपोर जी, आपसे समझना चाहूंगा कि ओपिनियन पोल को लेकर के आपका मंतव्य क्या है, और क्या सचमुच ओपिनियन पोल पर रोक लग जाना चाहिए? देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि इनकी अखिलेश की मांग जो है कोई जायज मांग नहीं है और लोकतांत्रिक भी नहीं है। वो एक ऐसे नेता, उनको समझना चाहिए कि अगर आप भाजपा के साथ लड़ रहे हैं, अब प्रमुख प्रतिद्वंदी तो है ही, तो उनको जांच एजेंसियों से भी लड़ना पड़ेगा, उनको केंद्रीय चुनाव आयोग से भी लड़ना पड़ेगा, उनको तमाम जो एक तरफा निर्णय लेने वाले अधिकारियों से भी लड़ना पड़ेगा। तो ये जो मांग इसलिए वो कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम जो टीवी चैनल्स हैं वो भाजपा की जीत दिखा रहे हैं, और संबित पात्रा जी जो इसका विरोध कर रहे हैं वो इसलिए कोई बहुत पवित्र भावना से नहीं कर रहे हैं, वो तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि इस समय भाजपा को जीता हुआ दिखा रहे हैं, सरकार बनती हुई दिखा रहे हैं, इसलिए वो हो रहा है। ये मांग कोई बहुत अच्छी मांग नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी लोकतंत्र में बहुत कुछ खुला होना चाहिए, और लोगों को आप देखिए कि अमेरिका वगैरह देश में तो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन 15-15 दिनों में या किसी एक घटना पर ही बताया जाता है कि फला राष्ट्रपति की जो लोकप्रियता है वो इतने प्रतिशत घट गई, उतने प्रतिशत बढ़ गई। तो
ये ओपिनियन पोल अगर हम दिखाना बंद कर दें तो लोगों को बहुत सारी चीजों का पता नहीं चल सकेगा। हाँ, अखिलेश को ये जरूर करना चाहिए, मीडिया वालों से उनको ये जरूर कहना चाहिए कि भाई आप लोग सत्य के पक्ष में दिखाइए। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर वो ऐसा कहते हैं तो लोग कहेंगे देखिए साहब आप हार रहे हैं या हम आपके खिलाफ ओपिनियन पोल के नतीजे दिखा रहे हैं इसलिए आप ये कर रहे हैं। कायदे से तो इन सब चीजों को इग्नोर करते हुए अखिलेश को चाहिए कि अपनी लड़ाई जो है, और इस समय भाजपा को अच्छी टक्कर दे रहे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो दिख भी रहा है, जमीनी स्तर पे दिख रहा है, लोगों के विचारों से भी दिख रहा है। तो मीडिया जो है, जो बड़ा मीडिया है, मतलब मेरा कहना है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भाजपा को जो जीतता हुआ दिखा रहा है तो पिछले कई सालों से दिखा रहा है। तो इन सब चीजों की चिंता किए बगैर अखिलेश को चाहिए कि वो अपने चुनाव पर ध्यान दें और ऐसी बातें कह के वो भाजपा को ऐसा कोई मौका न दें। और भाजपा है कि देखिए साहब ये हार रही है इनकी पार्टी, इसलिए अखिलेश घबराए हुए हैं। ये इस मांग को मैं कोई इसका समर्थन नहीं करूंगा राजीव जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब पुष्परंजन जी आप क्या कहेंगे इस पूरे मसले पे, और खासकर ओपिनियन पोल क्या बैन होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए ओपिनियन पोल पे? देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी जो है ना, उसने गलत दरवाजे पे नॉक कर लिया है। चुनाव आयोग इसके लिए नहीं है, उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 1999 में चुनाव आयोग को बाकायदा एक डिसीजन में कहा था, निर्देश दिया था कि आप इसके लिए लायबल नहीं हैं, आप इसके लिए पात्र नहीं हैं, कुपात्र हैं, आपको ओपिनियन पोल को रोकने का कोई अधिकार नहीं बनता है। ये साफ साफ क्लियर इंडिकेशन है। तो वैसे संस्था में आपकी पार्टी जाती है, रिव्यू कर लेना चाहिए कि वहां जाना चाहिए या कहाँ जाना चाहिए। एक तो वहां गलत जा रहे हैं, और यही संबित पात्रा जो अभी भाषण दे रहे हैं कि ओपिनियन पोल को लेके, उनकी पार्टी ने 6 नवंबर 2013 को उनकी पार्टी के बीजेपी इलेक्शन सेल के संयोजक थे आर रामाकृष्णा, उन्होंने बाकायदा उस समय चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा था और बाकी जो कंसर्न संस्थाएं हैं कि ये ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए। और चुनाव आयोग को लिखते हुए साफ साफ लिखा था कि एग्जिट पोल पर प्रतिबंध जब आप नहीं लगाते हैं तो ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध क्यों लगाते हैं। इसलिए प्रतिबंध लगे तो दोनों पर लगे, क्योंकि उस समय इन्हें लग रहा था कि हमारी पार्टी को कुछ गड़बड़ झाला नहीं हो जाए। 2014 में आके फिर कांग्रेस ने इस पे आपत्ति की कि कुछ गड़बड़ झाला होने जा रहा है, इसलिए ओपिनियन पोल पे कहीं ना कहीं से रोक लगाने, यानी दुल्हन वही जो पिया मन भाए। जिसको अच्छा लगे उसको ओपिनियन पोल उसके लिए बहुत अच्छा है, और जिसको अच्छा नहीं लगे उसके लिए दिक्कत है। अब उस समय जब अखिलेश यादव की तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से जब चुनाव आयोग को पत्र लिखा गया था, शायद वो लोग उस समय ओपिनियन पोल देख लेते, आपका भी यानी डीवी लाइव का भी देख लेते तो स्पष्ट हो जाता। क्योंकि उस समय केवल मैं देख रहा था सी वोटर का बीजेपी की तरफ, जी का जो है उनका भी बीजेपी की तरफ, इंडिया टीवी का भी, रिपब्लिक पी मार्क का भी, और पोल स्टार न्यूज एक्स का भी, टाइम्स न्यूज वीटो का भी, इंडिया न्यूज जान की बात, पोल सब एक तरफ और डीवी लाइव एक तरफ। और दूसरा ये कि उसमें मायावती की पार्टी को इन लोगों ने आपकी मतलब आपका जो सर्वेक्षण था, डीवी लाइव का जो सर्वेक्षण था, उसमें आपने सेकंड नंबर पे, मतलब कि जो रेस है वहां चुनावी रेस, उसमें आपने सीधा सीधा दूसरे नंबर पर कांग्रेस को रखा था। लेकिन बाकी लोगों ने मायावती की पार्टी को, बसपा को दूसरे नंबर पर रखा, कांग्रेस को तीसरे नंबर पर रखा। नहीं, पहले और दूसरे पे तो भाजपा और सपा है जी। मतलब नहीं, आपके यहाँ नहीं कह रहा हूँ, डीवी लाइव का नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। दूसरे ओपिनियन पोल की बात कर रहा हूँ। केवल आपके यहाँ ये ओपिनियन पोल दिखाया गया था। तो वही मैं देख रहा था कि इनको अगर सपा अगर चिट्ठी लिखती तो उसमें कहती कि डीवी लाइव को छोड़ के बाकी का बंद कर दो ओपिनियन पोल। इतनी बड़ी विचित्र स्थिति होती है ना। मैं निश्चित रूप से अखिलेश यादव या किसी भी दल जमात की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। यहाँ सीधा ओपिनियन पोल, दुल्हन वही जो पिया मन भावे वाला मामला है। दूसरा, यहाँ के मीडिया संस्थानों में पता नहीं, मुझे तो यहाँ के कोर्स का ठीक से पता नहीं है कि यहाँ पर ओपिनियन पोल जैसा एक सब्जेक्ट है कि नहीं है यहाँ के मीडिया कोर्स में। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक बार मुझे जानने का अवसर मिला था, ओपिनियन पोल को लेके ही वर्कशॉप वहाँ था। तो तमाम जो लोग सब ऑपरेट करते हैं उनको भी बुलाया गया था, और पूरे एक हफ्ता का उसमें हमें जानकारी मिली थी कि 1930 में अमेरिका में मार्केटिंग के दृष्टि से सबसे पहले ये शुरुआत हुई थी ओपिनियन
मार्केट सर्वे कराने की कोशिश हुई थी। फिर 1935 में एक सज्जन थे वहां पर, उन्होंने बाकायदा इसकी शुरुआत की थी। गालप नाम था उनका, जॉर्ज गॉलप। उन्होंने मत संग्रह की शुरुआत की थी और गॉलप पोल करके इसका नाम ही पड़ गया बाद में चल के। 1945 तक ये आते आते, क्योंकि यूरोप में, एशिया में, लैटिन अमेरिका में खासा ठीक ठाक शुरू हो गया था। उस पर मैं नहीं आ रहा हूं, सीधा सीधा आ रहा हूं अब इस समय यूरोप में, और खासकर वो तमाम उस इतिहास की चर्चा करना एक चैनल पे समय कम होता है, इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा हूं। अमेरिकन एसोसिएशन फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च, AAPOR उसका शॉर्ट फॉर्म है, और यूरोपियन सोसाइटी फॉर ओपिनियन मार्केटिंग एंड रिसर्च, ये दो संस्थाएं यूरोप और अमेरिका में हैं जो मानक तय करती हैं ओपिनियन पोल की, कि आपका सिंपल सर्वे कितना होना चाहिए, आपने कितने लोगों से ईमेल के जरिए, कितने लोगों से आपने फोन के जरिए, कितने लोगों से पर्सनल मिलके, कितने लोगों से एक फॉर्मेट भेज के ओपिनियन लिया है, उसको सारा आपको ट्रांसपेरेंट रखना, पारदर्शी बनाना पड़ेगा। आपको साथ साथ बताना पड़ेगा कि इतने लोग 10, और कम से कम 10,000 का मानक तय किया गया यूरोप में, कि 10,000 मिनिमम लोगों का सिंपल सर्वे आपको करना पड़ेगा, तब ये मान्य है, तब आप एक पैरामीटर बना हुआ है। यहाँ तो राजीव जी खुला खेल फर्रुखाबादी है, क्योंकि आपका एक अखबार है, आपका नेटवर्क बड़ा है, अखबार मल्टी एडिशन अखबार है, तो इस वजह से आपका सिंपल सर्वे निश्चित रूप से विश्वसनीय है। लेकिन बाकी लोगों को तो देखता हूँ, यहाँ पर 2-4 ऐसी जगहों पर जाने का अवसर मिला, वो तो एक कमरा है, वहाँ 4-5 लोग हैं और उससे बन जाता है पूरा ओपिनियन। तो इस तरह से ये कोई मानक या पैरामीटर भारत में तय नहीं हुआ है, इसलिए भी ये संदेहास्पद है। जी राजीव जी, आप बात रख रहे हैं ओपिनियन पोल की, और जरा मैं एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं कि हम लोग कैसे ओपिनियन पोल करते हैं, कैसे सर्वे करते हैं। एक वो छोटा सा एक क्लिप जो जिन लोगों ने सैटरडे को हमारा ओपिनियन पोल देखा है वो तो देख ही चुके होंगे, लेकिन फिर भी एक बार जस्ट उन लोगों के लिए जिन्होंने नहीं देखा है कि हम लोग कैसे करते हैं, मॉक पोलिंग कैसे करते हैं, ये जरा बताएंगे। और उसके बाद सीधे जयशंकर जी आपके पास आना चाहता हूं, ओपिनियन पोल को लेकर के क्या अखिलेश यादव की डिमांड वाजिब है, सही है, और अगर सही है तो क्यों सही है, और अगर गलत है तो क्यों गलत है, ये आपसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसे डीबी लाइव ओपिनियन पोल यानी सर्वे कैसे करता है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनावों में लोगों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग और तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से कोशिशें हो रही हैं। डीबी लाइव ने अपनी सहयोगी इलेक्ट लाइन के साथ मिलकर मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने का अभियान शुरू किया है, और इसी क्रम में हमारी टीम उन क्षेत्रों में जा रही है जहां वोटिंग होनी है। लोगों के बीच अपनी बात पहुंचाने के लिए हम आधुनिक तरीकों के साथ साथ पुराने परंपरागत तरीकों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनमें लोक कलाकारों की टीम को अपने साथ जोड़ा है, और इसके साथ साथ अलग अलग क्षेत्र के एक्सपर्ट्स की भी राय हम ले रहे हैं। डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन की कोशिश है कि विधानसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करें। इस दौरान हमने लोगों की राय भी जानी कि उनके क्षेत्र का प्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, अगर आज चुनाव होते हैं तो वो किस दल को वोट देंगे, और लोगों की पसंद के आधार पर ही हमने ओपिनियन पोल तैयार किया है। इसके लिए कई परंपरागत तरीकों के अलावा नुक्कड़ नाटक का भी हमने सहारा लिया। आइए देखते हैं एक उदाहरण। यार मैच देखने दे। अरे भाई साहब जीतेगी आज, इंडिया जीतेगी, जीतेगा भारत, भाई साहब मैच भारत माता की जय। भाई कैसे लोग हैं यार, ये तो भाई सुनने को तैयार ही नहीं। अरे शंभू, अरे भाई आज मतदान दिवस है। अरे शंभू, हाँ अरे भाई आज मतदान दिवस है, वोट डालना है, क्या कर रहा है? सरकार बनाए, सरकार गिराए, हिंदू भाई का, मुस्लिम भाई का, सिख भाई का भी, ईसाई का भी, अरे मेरा भी है, अरे तेरा भी है, उन अंकल जी का, उन आंटी जी का, उन भैया जी का, उन भाभी जी का, हम सबका भी है। एक वोट, एक वोट, एक वोट, एक वोट, एक वोट, एक वोट, एक वोट। दोस्तों, मतदान दिवस के दिन अपने वोट का सदुपयोग करें, वोट डालने जरूर जाएं। आपका अपने देश के प्रति कुछ कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, और वोट डालकर अपनी जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। अपने वोट का सदुपयोग करें। आप सबने हमारा एक छोटा सा नाटक देखा, हमें अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाइयों आप
सभी से अनुरोध है कि हम एक पोलिंग कर रहे हैं, कृपया इसमें थोड़ा सा अपना सहयोग दें और पोलिंग में सहयोग करें। आपका थोड़ा सा सहयोग हमारे लिए बहुत उपयोगी है और आपके क्षेत्र के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आपके क्षेत्र में कौन कैंडिडेट सही से काम कर पाएगा और किसकी तरफ जनता का रुझान है। आइए आप सब लोग। तो जयशंकर जी, ये तो एक डीबी लाइव कैसे करता है उसमें एक ये नायाब तरीका भी हमने डाल रखा है। बहुत अलग अलग ढंग से लोगों के बीच जाना, सर्वे करना, ये तमाम चीजें तो अपनी जगह पे हैं, लेकिन बात हम यहाँ अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की तरफ से चिट्ठी निर्वाचन आयोग को गई और जिसमें कहा गया कि ओपिनियन पोल पर रोक लगे। ओपिनियन पोल को लेकर के बहुत सारी बातें होती रही हैं और उसमें ये खासकर की विश्वसनीयता पर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़े तो होते रहे हैं। और ऐसे में आखिर विश्वास कैसे अर्जित करें ओपिनियन पोल करने वाली एजेंसियां, और साथ में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते उत्तर प्रदेश में जो कड़ी टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी इस वक्त बीजेपी को, उसकी तरफ से क्या ऐसी चिट्ठी निर्वाचन आयोग को जाना उचित मानते हैं आप? राजीव जी, पहली बात तो यह है कि ओपिनियन पोल्स मेरे दिमाग में, मैं शुरू से ही बात का हामी रहा हूं, एक पॉलिटिकल इंटरटेनमेंट है, उससे अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, अपना सर्वे करते हैं, जाते हैं लोगों के बीच में जाते हैं, उससे एक रुझान का पता लगता है, किन लोगों के बीच पहुंच पाए हैं, किन लोगों का सर्वे आया है, उसके हिसाब से एक रुझान बनता है, उसको समझ सकते हैं आप। अभी दीपक जी जैसा कह रहे थे अमेरिका में और ऐसे होता है, बात बात पे राष्ट्रपति की लोकप्रियता घटती है, बढ़ती है। देखिए, अमेरिका में ओपिनियन पोल में स्टिंग ऑपरेशन में कोई पकड़ा नहीं जाता है। हमारे देश में ओपिनियन पोल करने वाले सज्जन जो हैं, वो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए थे कि पैसे लेकर के हम कम दिखा देंगे, ज्यादा दिखा देंगे, किस पार्टी को ज्यादा दिखाएंगे, किसको कम दिखाएंगे। हम उनका नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े जिम्मेदार नेता के वो रिश्तेदार हैं, तो उन्हें वही पकड़े गए थे। आज तक के लिए शायद वो कुछ कर रहे थे, स्टिंग में पकड़े गए थे। इस तरह से अच्छा, ये माहौल बनाने की जो एक कोशिश होती है, अब एक चैनल जो है वो रोज रोज ओपिनियन पोल कर दे रहा है, मतलब रोज कैसे वो उत्तर प्रदेश के सारे इलाकों में पहुंच पाते होंगे, उसकी टीम के लोग पहुंच पाते होंगे और लोगों का रुझान कलेक्ट कर पाते होंगे कि नहीं कर पाते होंगे, लेकिन रोज रोज जो है किसी न किसी सवाल को लेकर के उसका ओपिनियन पोल आ रहा है। पता नहीं वही लोग वही सज्जन कर रहे हैं या कोई और कर रहा है। इसका एक और बता रहा हूं आपसे मैं उदाहरण, कि जब बिहार का विधानसभा का चुनाव हो रहा था, वो चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी और राजद, जनता दल यू और कांग्रेस का गठबंधन चुनाव जीत गया था। मैं अकेला आदमी था, इंडिया टीवी नाम के चैनल पे जाता था, मैं अकेला आदमी था, बार बार कहता था कि देखिए आपके जो भी ओपिनियन पोल आ रहे हैं, जो भी दिखाए जा रहे हैं, गलत बात है, आपका जो रिपोर्टर दिखा रहा है गलत दिखा रहा है, वहां पर महागठबंधन की ही जीत होने वाली। और हम बताते थे, उनको सिलसिलेवार समझाते भी थे, तो कई बार तो हमारी हंसी भी उड़ाई जाती थी। लेकिन जब नतीजे आने लगे तो फिर वही इंडिया टीवी के जो मालिक हैं, संपादक हैं, रजत शर्मा, उन्होंने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा कि जयशंकर जी आप यहाँ बैठ के ये बात कहते थे और आप ही अकेले सही साबित। वो एक अलग बात हो सकती है। मुश्किल क्या है? मुश्किल यही है कि ये माहौल बनाने के लिए कि हाँ साहब ये पार्टी जीत रही है, हार रही है, उसके हिसाब से लोगों का होता है। जब से हमारा जिस ढंग से हम लोग ओपिनियन पोल कर रहे हैं, जितनी मेहनत हमारे बच्चे कर रहे हैं, जा करके वो नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करना और लोगों से कहना कि भाई आप अपने हिसाब से, अपना मतपेटी है, एक मार्क पोल है, इसमें आप डाल के दीजिए। कितने लोग ऐसा करते हैं? ऐसा तो नहीं करते हैं लोग। तो हमारा ये कहना है, हम बार बार कहते रहे, उस समय भी कहते थे जब हम मुख्यधारा के टीवी चैनलों पर जाते थे, तब भी हम कहते थे, आज भी कह रहे हैं कि हम ओपिनियन पोल के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक तय कर लो कि जब नतीजे आ रहे हों उस दिन जो आपका ओपिनियन पोल करने वाला है या एग्जिट पोल करने वाला है, उसको वहां बैठाओ। जिसने भी सर्वे किया है, जिस एजेंसी ने भी सर्वे किया है, चाहे सी वोटर हो, चाहे डी वोटर हो, चाहे बी वोटर हो, जो भी हो, या इस तरह की कोई भी एजेंसी हो, चाणक्य हो या क्या क्या जो है, उनको आप अपने चैनल पे बैठाइए। नतीजे जब आ जाए फाइनल, अब तब बताइए कि देखिए साहब, हमारे इन्होंने, इन सज्जन ने ये ओपिनियन पोल दिखाया था, उसमें इन्होंने इतनी सीटें बताई थी, इन्होंने एग्जिट पोल में इतनी सीटें बताई थी और नतीजे ये आए हैं। अगर नतीजे खरे उतरते हैं तो उनको माला पहनाइए, कहिए कि साहब बहुत बढ़िया इन्होंने काम किया। और अगर गलत साबित होते हैं, आपके ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल गलत साबित होते हैं,
तो वही कहिए कि ये बेईमान आदमी है, इसने पैसे लेकर के लगता है कि चैनल हमारे चैनल के लिए बदनाम किया है, ये गलत काम किया था। ये कहने की हिम्मत हो आप में, आप कहिए तब तो हम बात मानते हैं, तब हम उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर लोग भाग जाते थे, जब जब होता था नतीजे जब आते थे, हमने कहा बुलाओ उसको बुलाओ, वो कौन था आपका जो क्या था उसको बुला के लाइए ना, तो है करना शुरू कर देते थे। तो ये स्थितियां हैं। और दूसरी बात जो अभी मैं सुन रहा था संबित पात्रा को, उस पर तो हंसी ही आती है, बार बार हम क्या कर सकते हैं। अभी पुष्परंजन ने बताया ना कि 2013 में कैसे इन्हीं लोगों ने कहा था कि ओपिनियन पोल नहीं होना चाहिए, और इस बेवकूफ को यह भी नहीं मालूम कि भाई तुम अपनी पार्टी का तो पढ़ा करो यार, बाकी चीज मत पढ़ो। अंग्रेजी बोल रहा था तो इसका मतलब कुछ पढ़ाई लिखाई भी करता होगा, ये क्या पढ़ता है। ईवीएम के खिलाफ सबसे पहली शिकायत किसने किया? जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो किताब लिख दिया, और वो जीवीएल नरसिम्हा राव राजसभा पहुंच गया भाजपा की तरफ से, उसने ईवीएम के खिलाफ किताब लिखी थी, आडवाणी जी ने उसका विमोचन किया था, सुब्रमण्यम स्वामी ने उस पर बयान जारी किए थे कि ईवीएम मशीन पे धांधली होती है, उस पर ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए। ये मूर्ख कह रहा है कि नहीं, अब अखिलेश यादव कहेंगे कि नहीं ये होगा। अब दूसरा सवाल यह है कि देखिए अखिलेश यादव को एक बात याद रखनी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है आप ये सब कहने की क्या जरूरत। भाई पश्चिम बंगाल में सब कुछ दिखाते रह गए ना, सारा प्रचार, सारा पाकिस्तान, भारत, हिंदू मुसलमान, सारे ओपिनियन पोल सब दिखा ही रहे थे। ममता बनर्जी ने रिएक्ट नहीं किया उस पर, और चुनाव हुआ था, नतीजे क्या हो गए? 200 पार की नारे देने वाले 70 पे आगे सिमट के रह गए। तो इसलिए इस तरह की बातें करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एंटरटेनमेंट मजा लीजिए, आप देखिए, अगर आपको लगता है कि हाँ कहीं कमजोरी दिखाई दे रही है तो वहां और मेहनत कर लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। अगर मान लीजिए हमारे आंकड़े अगर बता रहे हैं, टीवी लाइव बता रहा है कि बुंदेलखंड में अभी भी बीजेपी को नंबर 1 दिखाई दे रहा है, लोगों का रुझान बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत है, तो ठीक है, तो और वहां मेहनत कर लीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसको इशू बनाने से तो बात बनने वाली नहीं है। और लोकतंत्र में ठीक है, बिल्कुल ओपिनियन पोल होने चाहिए, एग्जिट पोल होने चाहिए। एग्जिट पोल का एक चीज और समझ लीजिए, उसका एक बड़ा कारण हमने पता किया कि भाई यार एग्जिट पोल कैसे अलग अलग हो सकता है। अगर जो लौटता हुआ मतदाता है वो जब उससे बात होती है तो कम से कम सही बात बताना चाहिए उसको, लेकिन वो भी अलग अलग चैनलों का अलग अलग एग्जिट पोल का नतीजा आ रहा है, और जो चुनावी नतीजा आ रहा है उससे एकदम डिफर कर रहा है। तो हमने जब अंदर जाके पता किया तो पता लगा कि शेयर मार्केट का भाव उठाना, ये अगर दिखाया जाएगा कि साहब ये पार्टी जीत रही है तो शेयर बाजार उछल जाएगा, उतने में शेयर का खेल हो जाएगा, अगले दिन शेयर बाजार का खेल हो जाएगा। तो ये काम भी होता है। तो अगर लोकतंत्र में एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का इस तरह पे इस्तेमाल होता है तो इस पर एक बार चुनाव आयोग को या हमारी न्यायिक संस्थाओं को, जो भी है, राजनीतिक दलों को भी एक बार बैठ करके सोचने की जरूरत तो है। बैन करने के पक्ष में नहीं हूं मैं, बैन करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए करने दीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा सा उस पर निगाह तो रखिए। अब जो उसी दिन अगर आयोग ने सक्रियता दिखाई होती या राजनीतिक दलों ने सक्रियता दिखाई दी होती, जब उस चैनल का जो सो कॉल्ड एजेंसी है जिसने कि वो ओपिनियन पोल कराया था आज तक के लिए, और जो स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था, उसको आप उसके खिलाफ कार्रवाई करते, उसको बैन कर देते, ब्लैक लिस्ट कर देते। साहब ये संस्था कभी नहीं करेगी, लेकिन वो संस्था लगातार किसी न किसी चैनल के लिए करती है। इसलिए करती है क्योंकि उसके कनेक्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर ये सब चलेगा, एक साथ चलेगा, तो इसका तो कोई मतलब है नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी मैं एक चीज और जयशंकर जोड़ना चाहता हूं, जो चीज ब्रॉडकास्ट होती है, खासकर ये जो स्लॉट है ओपिनियन पोल का, ब्रॉडकास्ट एसोसिएशन इसके लिए भी जवाबदेह है। उनको वहां शिकायत करनी चाहिए कि यहाँ मेरे साथ कुछ, हमारी पार्टी के साथ गड़बड़ हो रहा है और उसको ओपिनियन पोल के माध्यम से गड़बड़ किया जा रहा है, ये शिकायत वहां करते हो। आप बार बार चुनाव आयोग को ही हर मर्ज की दवा समझ के वहां जा रहे हैं। यहाँ कुछ लगता है कि होमवर्क नहीं किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। जी पुष्परंजन, आप एक चीज समझ लीजिए कि नेशनल ब्रॉडकास्ट स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, एनबीएसए है, जिसके पास शिकायतें जाती है, वो सुनवाई करता है और वो फैसले सुनाता है, और उस फैसले को अमल करता है एनबीए, नेशनल ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन। आपको मैं बता रहा हूं, 2 घटनाएं हुई थी जिसमें एनबीएसए ने एक बड़े चैनल पे फाइन लगाया 5 लाख रुपए का। पता लगा कि उस चैनल ने एनबीए की सदस्यता ही छोड़ दी। जब सदस्य ही नहीं रहेगा तो आप फाइन किससे लेंगे? आप तो खत्म हो गया। और उसके बाद वही सज्जन जो है आज एनबीए के चेयरमैन है, ये है एनबीए की असलियत। और दूसरा ये जो छी न्यूज नाम का एक चैनल है,
उसके संपादक को एनबीएसए ने कहा कि आप 9 बजे उनका जो प्राइम टाइम है उसमें आप माफी मांगेंगे और माफीनामा पूरे देश भर को सुनाएंगे। हम सब लोग उस दिन टीवी खोल करके, हम कभी देखते नहीं अच्छी न्यूज, लेकिन उस दिन बैठ करके लगे हुए थे, स्क्रीन पर लगा कि अब आएगा सुधीर चौधरी, अब माफी मांगेगा। उसका माफीनामा नहीं आया। क्या किया एनबीएसए ने, क्या किया एनबीए ने? तो ये संस्थाएं, देखिए चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। एनबीएसए या इसकी अभी भी एनबीए की कोई उस ढंग से नहीं है जिसपे कोई ट्रांसपेरेंट ढंग से काम करे, एजेंसियां काम करें, तो उसको बनाना होगा। देखिए सीधी सी बात यह है कि अभी हमारे सामने एक ही है, चुनाव आयोग है, उससे आप कह सकते हैं, लेकिन बैन करने का हम समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन उसको जरूर कहीं ना कहीं से ये देखना होगा, उसकी निगरानी करनी होगी और गलत रास्ते पे न जाए, किसी के लिए प्रचार का माध्यम नहीं बने, ये बात को जरूर देखने की जरूरत है। ये कह रहा था कि चुनाव आयोग भी प्रतिबंध कैसे लगा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर ही है विषय। वही मैं कह रहा हूँ, हम प्रतिबंध की तो हमका समर्थन हम कर ही नहीं रहे हैं ना। हम तो ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग से कह सकते हैं कि भाई इस तरह से जो आ रहे हैं इसको भी आपको देखना चाहिए कि किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं क्या। अब हमारी जो ये है, हमारा जो डीबी लाइव का ओपिनियन पोल है, हम ये है जो हमारी हिम्मत है कि हम उत्तर प्रदेश को भी सत्य दिखा रहे हैं, पंजाब का भी दिखा रहे हैं और गोवा और मणिपुर में ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वहां कैसे फायदा पहुंचा सकती है, पहुंचा लेगी, पा लेगी, या कैसे वहां त्रिशंकु विधानसभा है। अगर हम कहीं होते तो हम कहते साहब वहां कांग्रेस जीत रही है, वहां ये जीत रही है। ऐसा तो नहीं है। हम जो देख रहे हैं, हमारे लोग जो देख रहे हैं उसको हम दिखा रहे हैं। अगर हमको दिखाई दे रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, या उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन सकती है, या पंजाब में कांग्रेस अभी भी आगे है और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में चुनावी संघर्ष हो रहा है, तो ये भी बताते हैं कि मणिपुर और गोवा में त्रिशंकु विधानसभा बनने की स्थिति आ रही है। तो इसलिए उस पर नहीं है। बाकी लोग जंग से हर जगह के बारे में एक ही उनका एक बन गया है, एक सूर्या तरीके से काम करने का, कि साहब लग रहा है कि जैसे भोंपू का काम करें, किसी पार्टी के प्रचार का काम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं से पेड न्यूज हो सकता है, ये ओपिनियन पोल को भी पेड न्यूज में डाल सकते हैं, ला सकते हैं। तो चुनाव आयोग इसको अपने ढंग से क्या कर सकता है उसको देखना होगा, अपने परिधि में अपने क्षेत्राधिकार के तहत क्या कर सकता है इस पर देखना चाहिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टी को इस ढंग का कोई इशू बनाना चाहिए कि इसको बैन कर दीजिए, यानी ठीक है दिखाइए, आप देखिए, उसको मजा लीजिए और उसके ढंग से कहिए कि भाई हाँ सारे जनता कुछ और कह रही है और हमारे ओपिनियन पोल वाले कुछ और कर रहे हैं, मुख्यधारा टीवी चैनल वाले कुछ और कर रहे हैं। भाई चौधरी देवीलाल तो एक बार कहते थे ना कि जिस दिन अखबार वाले हमारे पक्ष में कुछ लिखना शुरू कर दें उस दिन समझ जाना कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। ये तो हमारे खिलाफ लिखने के लिए है ही है। तो वही एक टीवी चैनल वाले हैं कि भाई अखिलेश यादव आप कुछ भी करोगे, इंटरव्यू दे लोगे, पैसे से दे लोगे या जैसे भी कर लोगे, लेकिन वो कहीं और बधे हुए हैं, उनकी गांठ कहीं और बधी हुई है, उनकी नाल और कहीं जुड़ी हुई है। वो तो काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि जो अडानी दे सकते हैं, जो अंबानी दे सकते हैं, वो अखिलेश यादव में दमखम नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये, वो जो संपित पात्रा गिना रहा था ना, वो क्या गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, कौन कौन एक्सप्रेसवे, ये नहीं कहा कि अडानी एक्सप्रेसवे। जो गंगा एक्सप्रेसवे अभी तो बना भी नहीं है, अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, उसके तो कुछ शुरू भी नहीं हुआ, और उसका ठेका किसको दिया? अडानी को दिया है। अडानी अब गंगा एक्सप्रेसवे बनाएगा। अब आप सोच लीजिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अखिलेश यादव की परियोजना थी और उसको जाकर के इन्होंने अपना ये किया, उस पर अपना टीका लगा लिया कि हाँ जी हमारा बनाया हुआ है। आगरा से लखनऊ का जो बना उस पर सबसे पहले जहाज तो अखिलेश यादव सरकार ने उतार के दिखाया था कि देखो कैसा ये होता है, एक्सप्रेसवे होता है। तो मतलब झूठ का कोई ये नहीं होता। मुश्किल ये है कि लोग अब हंसने लगे हैं। हम तो हंसते हैं, लोग भी हंसते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की मन की बात अब कोई सुनना उना नहीं चाहता, या टीवी पर जब आते हैं तो लोग हंसते हैं, हाँ आज कौन सा झूठ बोलेगा, आज कौन सा झूठ बोलेगा। तो इसके बारे में हमारे राजनीतिक दलों के लोगों को भी, उनके प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को सोचना चाहिए कि भाई हमारे बारे में इसका भी ओपिनियन पोल कराओ। अब क्या हो जाए कि भाई एबीपी न्यूज या जी न्यूज, छी न्यूज या जो बाकी सारे चैनल जो दिखा रहे हैं ओपिनियन पोल, वो ओपिनियन पोल, और जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना ओपिनियन है पोल है, बीजेपी का जो अपना ओपिनियन पोल है, जो कब तक 150 सीट बता रहा था, 150 के आसपास उत्तर प्रदेश बता रहा था, अब वो 100 के आसपास सिमट के आ रहा है। इसमें क्या फर्क है भाई? एक बार उससे भी पूछ लो ना अपने लोगों को लगा करके। नागपुर या झंडे वाला से संपर्क करो, अगर तुम्हारा कोई सोर्स है तो बता देगा, उसको दिखा भी देगा कि क्या है। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें हमारा यही कहना है कि ओपिनियन पोल पर प्रतिबंध लगाने की बात मांग करना एकदम गलत है। उसको काउंटर कीजिए, कहिए कि साहब इसको देखिए कि ये भी
एक पेड न्यूज का वो हो सकता है, जिस ढंग से आ रहा है सारे जनरल एक स्वर से जो बातें कर रहे हैं, और उसमें भी इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? अगर एक ही तरह का ओपिनियन सबका है तो ठीक है, वो फिर वही संख्या जाके टिकेगी। उसमें भी इतना लंबा लंबा चौड़ा गैप रहता है। जी राजीव, इंटरेस्टिंग पहलू मैं ये देख रहा था कि ये जितने चैनल जिसकी चर्चा मैंने मोबाइल खोल के मैं पढ़ रहा था, अपनी साख को मजबूत करने के लिए डीवी लाइव का इस्तेमाल भी किया उन्होंने कि देखिए जी ये भी एक निष्पक्ष रिपोर्ट है। अब जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे ना कि देखिए साहब, हमने पोल साहब का पोल में दिखाया था डीवी लाइव को कि देखिए हमारा इससे साबित। चलिए अच्छी बात है। देखिए हम तो कह रहे हैं, देखिए हम तो कह रहे हैं, नहीं हम ये कह रहे हैं कि हम जब भी रिजल्ट आएगा तो हमारे विजय शुक्ला भी बैठेंगे वहां पे रहेंगे और हम बताएंगे कि साहब हम हमारा जो ओपिनियन पोल है कितना खरा उतरा, कितना नहीं उतरा, कहाँ गलत हुआ, कितना सही हुआ। ठीक है, कोई सार्वभौमिक सत्य तो हो ही नहीं सकता है, चाहे कोई भी हो। जैसा अमलेंदु कह रहे थे ना कि भाई आप कैसे कर सकते हैं कि इतने कम सैंपल लेकर के, भाई जहां किस गांव में आप जाट बहुल गांव में पहुंच गए उसमें क्या रिपोर्ट आपको मिलेगी, आप गुजर बहुल गांव में पहुंच गए उसमें क्या मिलेगी, राजपूतों के गांव में पहुंच गए उसमें क्या रिपोर्ट मिलेगी, अकलियत के लोगों के पास पहुंच गए उसमें क्या मिलेगी, दलितों में भी जाटों के यहाँ पहुंच गए तो क्या होगा, और ये वाल्मीकि या सोनकर लोगों के बीच में पहुंच गए तो क्या होगा। तो इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश को देखते हुए, लेकिन ठीक है आने दीजिए। राहुल लाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। राहुल लाल जी, देखिए मैं कह रहा हूं कि देखिए भारत में जो तमाम एजेंसियां अलग अलग जो काम कर रहे हैं इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोगों को ये नहीं भूलना पड़ेगा कि उन एजेंसियों का प्रयोग पॉलिटिकल पार्टी अपने, विशेषकर भारतीय जनता पार्टी अपने मूल्यांकन के लिए भी कर रही है कि सीट किसको कितना कहां पे देना है। तो इसलिए यहां पर भी एक तरह से कहीं न कहीं उसका वैज्ञानिक रूप आया है उसमें। आज ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को पता नहीं है, जो एजेंसियां टीवी के लिए ब्रॉडकास्ट कर रही है वहां पर वो आंकड़े अलग ही आता है, और वो एक तरह से जब उन्हीं को कोई पॉलिटिकल पार्टी को ठेके दे रही है तो उसमें बड़ी गहन ढंग से काम हो रहा है। अलग अलग देखिए, क्योंकि मैंने काम किया तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि देखिए उनके सर्वे जो है वो अगर सीट बाय सीट जो जिस तरह से वो कर रहे हैं मूल्यांकन, वहां के पूरे जनसंख्या के आनुपातिक जो जनसंख्या का अनुपात होता है, कितना परसेंट एससी है, कितना परसेंट एसटी है, कितना परसेंट दलित है, वो किस शहरी दलित कितने हैं, ग्रामीण दलित कितने हैं, जब वो पार्टी को जब रिपोर्ट देना होता है तो वो काम उसी समानता के साथ होती है। और वो उसके देखिए मैंने देखे हैं कि उसके परिणाम जो है वो परिणाम बिल्कुल कुछ उसी रूप में आते हैं जो फाइनल परिणाम में आते हैं। तो ये हम लोगों को मानना पड़ेगा कि भारत में भी अब आज के समय में जो अलग अलग लोग सर्वे कर रहे हैं उसमें वैज्ञानिकता का समावेश काफी ज्यादा हुआ है। लेकिन हाँ, उसका प्रयोग किस रूप में हो रहा है, उसका प्रयोग किसी पार्टी को मजबूत करने के लिए हो रहा है, या फिर जो जनता के सामने में जो दृश्य जा रहा है वो सही आंकड़े जनता के सामने में नहीं जा रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि एक मुद्दा ये बनना पड़ेगा कि जैसे पेड न्यूज एक बड़ा मुद्दा है, वैसे पेड ओपिनियन पोल भी एक बड़ा मुद्दा है। जनता को ये चीज समझना पड़ेगा। देखिए मैं इसमें मानता हूं कि अखिलेश यादव की कार्रवाई जो वो मांग कर रहे हैं वो मांग सही है। देखिए उस मांग पर कोई कार्रवाई होनी नहीं है, हम लोग सभी लोग जानते हैं, लेकिन कम से कम जनता के बीच में एक मैसेजिंग, चूंकि देखिए पॉलिटिकल पार्टी को एक मैसेज भी देना होता है। तो उनका कोई वर्कर या तमाम और जो उनके समर्थक हैं दूर दराज में, वो उन ओपिनियन पोल को उसी अधिकांश लोग ले भी नहीं रहे, लेकिन भूल चूक से कोई 1% अगर ले भी तो वो भी उसको गंभीरता के साथ मान ले। ये मैसेजिंग अभी उनके द्वारा देना आवश्यक है। मुझे लग रहा है कि उनका जो ये पूरा बयान है वो एक उसी अपने समर्थक वर्ग में कहीं कहीं कोई डेंट ना लगे, वो उसको हंसी मजाक के रूप में ही ले, उसको ज्यादा गंभीरता के साथ माने, इस दृष्टि से उनकी ये मांग है। लेकिन हाँ, पेड न्यूज के साथ साथ अब पेड ओपिनियन पोल एक बड़ा मुद्दा बन चुका है, इसे हम लोगों को गंभीरता के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए जो आपके डीवी लाइव के जो ओपिनियन पोल आते हैं, जब हम लोग फील्ड में जाते हैं तो तब बिल्कुल उसकी पुष्टि हो रही होती है। सही कहा उन्होंने कि देखिए बुंदेलखंड का क्षेत्र है, जब आप जाते हैं तो वहां पे जो घटना है आप ओपिनियन पोल में दिखा रहे हैं, हम लोग फील्ड में जाते हैं पुष्टि होती है। पश्चिमी यूपी के चीज जो ओपिनियन पोल में आपके ओपिनियन पोल में आ रहा है, जो हम लोग जमीन पर जाते हैं वो पुष्टि होता हुआ दिखता है। लेकिन जब दूसरे किसी का आप आंकड़े लीजिए तो उसकी जमीनी वास्तविकता से कहीं दूर दूर तक तो समर्थक, आप स्थिति है कि जब बाहर जाइए पूछने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को खोजना पड़ता है, वो कहीं अलग अलग हिस्से में होते हैं। तो आप 100 लोगों से बातचीत कीजिए, खुद मोटा से आपको पता चल जाता है। तो जो दूसरे लोग ओपिनियन पोल दे रहे हैं वो वास्तविकता से काफी दूर हो जा रहे हैं। तो ये एक वर्तमान स्थिति है राजीव जी इस समय। वर्तमान स्थिति और खासकर ओपिनियन पोल को लेकर के तो मैं यही कहूंगा
कि ओपिनियन पोल चुनाव के वक्त एक जैसे चुनाव प्रचार अभियान के लिए पार्टियां निकलती हैं, वैसे मीडिया और या सर्वेक्षण एजेंसियां अपने अपने ढंग से ओपिनियन कर रही हैं। किसी को पसंद आए तब, किसी को पसंद ना आए तब आप उसको उसी हिसाब से लीजिए। और खासकर उन लोगों के लिए जो चुनावी मैदान में हैं, अगर देखिए जितनी भी, मैं ये बहुत दावे के साथ कह रहा हूं, आधिकारिक तौर पे कह रहा हूं, पुष्टि करते हुए कह रहा हूं कि जितनी भी गंभीर पार्टियां हैं, बड़ी पार्टियां हैं, वो अपना सर्वेक्षण करवाती हैं, अपना सर्वे करवाती हैं, अपने एक एक क्षेत्र के एक एक कैंडिडेट किसको खड़ा करना है उन तक का सर्वे करवाती हैं। और उस आधार पे तो आजकल बहुत साइंटिफिकली काम चल भी रहा है। और जैसे अभी जयशंकर जी बता भी रहे थे कि आरएसएस का जो सर्वे है वो कहां है, बिल्कुल सही बात है। आरएसएस, बीजेपी, तमाम लोग सर्वे, अमलेंदु जी आऊंगा भी आपके पास, लेकिन आरएसएस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सबने सर्वे करवाया हुआ है, सबका अपना अपना सर्वे है। और इन सर्वे के बीच में कुछ सर्वे एजेंसियां जो हम जैसे मीडिया हाउसेस के लिए काम करती हैं, उसमें कुछ लोग जैसे डीबी लाइव और इलेक्ट लाइन दोनों मिलकर के काम करता है, ऐसे कुछ और भी हैं जो अपना अपना काम करते हैं। अब इसमें क्या है कि जो जितना ज्यादा, अब आप लोग अच्छी तरह से जान रहे हैं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, गोदी मीडिया की बात होती है, जहां गोदी वर्ड आ गया है तो फिर कैसे दिखा सकते हैं कि कोई जो अभी तक आपको 5 साल से पाल रहा है, पोस रहा है, और वो उसको आप हारता हुआ दिखा देंगे। ये तो आखिरी दम तक नहीं दिखा सकते भाई, कम से कम तो अपना कर्तव्य का निर्वहन तो करना ही होगा ना। और उसमें ठीक है। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यहां समझने की जरूरत है, वो ये कि जो भी ओपिनियन पोल है वो आज की तारीख का है। आप याद कीजिए, परसों जब हम ओपिनियन पोल लेके आ रहे थे तो परसों भी मैं बार बार यही कह रहा था कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो वो परिस्थिति है, कल को क्या हो जाए। आप याद कीजिए 2019 का चुनाव, 2019 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं शूटिंग पे थे और अचानक खबर आती है, पुलवामा की घटना होती है। उससे पहले के ओपिनियन पोल या उससे पहले भारत में जनमानस जो था कुछ और था, लोग कह रहे थे कि इस बार ये सरकार जा रही है, लेकिन उसके बाद राष्ट्रवाद की ऐसी आंधी बहती है कि सब कुछ बह जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। तो कुछ भी हो सकता है, कल को कुछ और हो सकता है हमारा ओपिनियन पोल ही फेल हो जाए इस देश में, या इसी उत्तर प्रदेश में, दूसरे प्रदेशों में कुछ और हो जाए, कोई ऐसी घटना घट जाए जहां बीजेपी की लहर आ जाए और पंजाब जैसी जगह में बीजेपी की सरकार बन जाए, तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। हम बाद में तो आप यही कहेंगे कि अरे डीबी लाइव ने तो बताया था कि कांग्रेस रिपीट कर रही है, यहां तो बीजेपी की सरकार आ गई, सारे जो किसान वर्ग के नेता हैं सब मिलकर के सबने बीजेपी को एक मुश्त वोट दे दिया। तो कुछ भी संभव है, लेकिन आज की तारीख में जब हम ओपिनियन पोल लेके आते हैं, हां, एग्जिट पोल जिस दिन लोग वोट देकर निकलते हैं वो और भी सच्चाई के करीब होते हैं एग्जिट पोल। लेकिन उसमें भी जैसे जयशंकर जी बता रहे थे कि कुछ एग्जिट पोल को भी मैनिपुलेट किया जाता है। वो इसलिए क्योंकि अगर कल की तारीख में शेयर मार्केट में कुछ उतार चढ़ाव करवाना है तो उसका बहुत बड़ा तो बिजनेस है दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिजनेस है और इस बिजनेस को समझने की जरूरत है। एंटरटेन कीजिए अपने आप को। हाँ, जनमानस को थोड़ा बहुत इस पे वो होता है कि जैसे आप दिखाते हैं टेलीविजन पर, आम जनता देखती है तो कहती है, समझती है कि अरे भाई ये तो लहर दिख रही है भाजपा की, चलो भाजपा को वोट देके आते हैं, या ये लहर दिख रही है समाजवादी पार्टी की, चलो उन्हीं को वोट देके आते हैं। तो जो फ्लोटिंग वोटर्स हैं उनको यहां फ्लोट करने में आसानी होती है ऐसे ओपिनियन पोल्स को दिखा दिखा करके। और ये सिर्फ अपने देश की बात नहीं है, जैसे हमारे साथी पुष्परंजन जी बोल भी रहे थे, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, जर्मनी हो, मतलब पूरा यूरोप, अमेरिका, फिर आप इधर आ जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया, फिर इधर चाइना, सब तरफ ओपिनियन पोल का खेल चलता है। लेकिन ये आप समझदार हैं, जनता समझदार है, वोटर समझदार है, सब अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या कुछ होना है। शायद मैं ज्यादा बोल दिया, कार्यक्रम भी खत्म करने का समय आ गया है और अमलेंदु उपाध्याय जी 1 मिनट के लिए कुछ कहना चाह रहे थे, फटाफट लेंगे और फिर इस चर्चा को यहीं समाप्त करना चाहूंगा। अमलेंदु जी। हाँ, जो बात मैं कहना चाह रहा था वो आपने बात कही दी कि तमाम राजनीतिक दलों ने स्वयं सर्वे कराए हैं। यहां तक कि इसमें मुझे जहां तक जानकारी है, मतलब कांग्रेस ने तो मुझे लगता है कि लगभग 1.5 साल से अपने यहाँ लखनऊ के दफ्तर में जो है वर्कर हुए थे, जो लैपटॉप लेकर के सारा डाटा इकट्ठा कर रहे थे। और यहाँ तक कि जो कैंडिडेट्स फाइनल किए गए उनकी भी सूचनाएं जो हैं वो पार्टी के जरिए आई, वो तो आई, लेकिन उस एजेंसी के जरिए भी जो सूचनाएं आई है तब जाके टिकट फाइनल हुए हैं। समाजवादी पार्टी में भी जो है नेताओं की सिफारिशें भी मानी गई हैं और दूसरे सोर्सेस से भी जो आंकड़े इकट्ठे हुए हैं उन आंकड़ों के आधार पर भी टिकट तय हुए थे। ये सब जगह हुआ है, ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों ने इस तरीके की सेवाएं नहीं है और लेते नहीं है, सब सेवाएं इस तरीके की लेते हैं दूसरी एजेंसीज की भी। तो चूंकि जैसा आपने भी कहा, जयशंकर जी ने भी कहा कि ये चूंकि बिजनेस भी है
और चूंकि राजनीति भी एक बिजनेस है, मतलब अब समाज सेवा नहीं है राजनीति, किसी को लगता हो कि समाज सेवा है तो निकाल दे दिमाग से, बहुत बड़ा बिजनेस है राजनीति का भी, तो उसी तरीके से उसका भी इस्तेमाल किया है। मैं यही कहना चाहता था। जी राजीव जी, बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें ओपिनियन पोल पर, लेकिन यही है कि अखिलेश यादव की पार्टी की तरफ से यह चिट्ठी नहीं जानी चाहिए थी। अखिलेश यादव कुछ कहीं कहीं बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुत सही दिशा में उनकी पार्टी जा रही है, लेकिन ऐसे जो रोड़े अटकाने वाली जो बातें आती हैं, इनसे उनको बचना चाहिए और अपनी साइकिल की रफ्तार तेज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये हमारी तरफ से अखिलेश यादव की पार्टी के लिए, और मेरा ख्याल है कि मेरे जो पांचों साथी इस वक्त मौजूद हैं वो भी मेरी बातों से सहमत होंगे। तो जयशंकर जी आपने वक्त निकाला, दीपक जी आपने वक्त निकाला इस चर्चा के लिए, और राहुल लाल जी, पुष्परंजन जी, अमलेंदु जी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। पाकिस्तान जिन्ना से होते हुए ओपिनियन पोल तक हम पहुंचे और बहुत सारी बातें आप लोगों की हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम साथी जो लगातार लिख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, घनश्याम जी कह रहे हैं बलिया से देखते हैं, जुड़ते हैं हमारे साथ, कह रहे हैं हमें लगता है कि पेड न्यूज और ओपिनियन पोल दोनों दो चीजें हैं। ओपिनियन पोल तो होने ही चाहिए, पेड न्यूज बंद होना चाहिए कह रहे हैं। पेड न्यूज तो बंद हो नहीं सकते क्योंकि इससे समाचार संस्थानों की दुकान बंद होने का डर है। उमेश मिश्रा हैं जो कह रहे हैं आ रही है साइकिल, आ रही है बीजेपी जा रही है। कमिल शेख है, गोदी मीडिया बनाता है, ये कह रहे हैं। उनके अलावा लॉनली सोल है जो कह रहे हैं मन की बकवास सुने, हिंदुत्व का घंटा बजाएं, जिससे मोदी योगी राजा बनकर आपकी जेब की पूंगी बजा सकें। महंगाई और बेरोजगारी से मरा हुआ एक मिडिल क्लास आदमी जीवन अपना बदलने के लिए सर, तो बिल्कुल कुल मिलाकर के कहना इनका यही है कि महंगाई, बेरोजगारी और इन तमाम मुद्दों पर बात होनी चाहिए, और ये महत्वपूर्ण बात है, इंपॉर्टेंट बात है, और इसको तो रखना ही चाहिए। और ऐसे ही हसन खान हैं जो कह रहे हैं कि बिकाऊ लोग ओपिनियन पोल के द्वारा अपने आंखों की पट्टी आकाओं की पार्टी का माहौल बनाना चाह रहे हैं। हसन खान जी कह रहे हैं। मिराज अंसारी भी हैं, साइकिल लिख रहे हैं। मोहम्मद अयूब भी हमारे साथ में बने हुए हैं। मोहम्मद शहजाद आलम हमारे साथ में हैं, और अफरोज आलम हैं जो कह रहे हैं कि ओपिनियन पोल जरूरी है, मगर ओपिनियन पोल निष्पक्ष होना चाहिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि निष्पक्ष तो होना ही चाहिए, लेकिन अगर निष्पक्ष नहीं है तो उसमें कूदिए मत। आप अपनी लाइन जो है लंबी खींचिए, दूसरे की लाइन मिटाने की कोशिश नहीं। भ्रष्टाचार हर तरफ है, भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश कीजिए जब आप सरकार में आएंगे तो। और आप अभी सरकार में नहीं हैं तो वो मत रोइए। आपके साथ जनता है, वो दिख रही है कि जनता आपका साथ दे रही है, तो जनता के साथ जाइए। ये सारे हर्डल्स तो आएंगे बीच बीच में, इनसे बाहर निकलिए। 5 minutes जीके भी हैं। यू कैन गेट people to say what you want, but you can't get people to do what you want on election day। बिल्कुल 5 minutes सही कह रहे हैं आप। इसी तरह हाशिर अहमद जावेद भी हैं जो कह रहे हैं सर बीजेपी के इंटरनल सर्वे में कितनी सीट आ रही है। बीजेपी से ही पूछिए, क्योंकि ये मैं यहां नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो उनका इंटरनल है। ऐसे ही मोहम्मद रब्बानी हैं, देवेंद्र चटर्जी हैं। सत्ता कुछ देवेंद्र चटर्जी कह रहे हैं कि सत्ता सच हद से ज्यादा दुख बीजेपी पे का है। और ऐसे तेज नारायण जी कह रहे हैं वादे तो हुए लेकिन पूरे नहीं हुए। तेज नारायण यादव लिख रहे हैं। श्री कृष्ण लिख रहे हैं गोदी मीडिया के ओपिनियन पोल फर्जी है। अली राजा भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऐसे शिवम विश्वकर्मा भी बीजेपी कह रहे हैं। फहीम हैदर भी हैं हमारे साथ में। प्रमोद कुमार हैं जो कह रहे हैं कि राजीव जी केवल कुछ ही वोटरों की राय लेकर ओपिनियन पोल को सही बताना कहां तक सही है। प्रमोद बीएचयू से कह रहे हैं। देखिए ओपिनियन पोल कुछ ही वोटर की बात नहीं होती है, ओपिनियन में ये भी एक पढ़ाई है। जैसे अभी हमारे साथी पुष्परंजन जी बता रहे थे ना, तो सर्वे कैसे होती की जानी चाहिए, किन किन जगहों के सैंपल लेना चाहिए। हमारे यहां भी जो सर्वे करते हैं तो एक विधानसभा क्षेत्र में गए तो 30 अलग अलग कैरेक्टर्स को हम पहचानते हैं और हर जगह जाते हैं। ये उसमें एज वाइज है, उसमें मतलब युवा हैं, बुजुर्ग हैं, बाकी ये एक अलग होता है। उसके अलावा इसमें यह भी होता है धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, फिर वोट बैंक के आधार
आधार पर सब तरह से देखा जाता है, तो ये पहले से इसका पूरा गणित है, इस साइंटिफिकली इसको किया जाता है। इस बात को आप समझिए। इस्लाम भी है जो कह रहे हैं, इस्लाम अली है जो इतिहास का ज्ञान अधूरा है भाजपा का, वैभव पाठक भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी कह रहे हैं, महेश चौहान भी हमारे साथ में बने हुए, अफरोज आलम भी हैं, जावेद इकबाल जी हमारे साथ लगातार जुड़े रहे, मदीना का मुसाफिर हमारे साथ, बहुत हुई महंगाई की मार अब बदलो निकम्मी सरकार लिख रहे हैं, किसान एकता मजदूर एकता जिंदाबाद, एमआर रजवी भी हमारे साथ में है, वैभव पाठक भी है। दोस्तों आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा क्योंकि ऐसे ही बहुत सारी बातें और बहुत सारे अलग अलग मुद्दों पर हम लोग कर चुके हैं, लेकिन अभिषेक जी हमारे साथ में हैं और ऐसे ही जाकिर मंसूर हैं, और कल शाम 7 बजे फिर से हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ मुद्दों के साथ, और साथ में तमाम दोस्त साथी होंगे और साथ में हमारे पैनलिस्ट होंगे, विश्लेषक होंगे जो विश्लेषण करते हैं, मुद्दों पर टिप्पणी करते हैं। तो आप तमाम दोस्तों को, साथियों को जो हमारे साथ YouTube पर जुड़े रहे, जो हमारे साथी Facebook पर जुड़े रहे, आप तमाम दोस्तों साथियों सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और कल शाम 7 बजे आपका इंतजार रहेगा। नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट, शब बखैर।